लिखा है कि डिफरेंस क्या है बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल में, किसी को पता है? लिखा मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेरेज कोल डज नॉट। यानी कि कैंडल जब जलती है तो उसमें एक फ्लेम, एक उजाला निकलता है, और कोयला जब जलता है तो उसमें उजाला नहीं निकलता है। जलाए हो कभी कोयले को? सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तुम लोग भी घर पे तुम्हारा जब खाना बनता होगा गैस सिलेंडर पे, है ना, बर्नर पे, तो उसमें कभी ब्लू लाइट कभी रेड लाइट, आग भी जलाते हो तो उसमें ब्लू कभी रेड। दिमाग में कभी सवाल आता है कि आखिर ब्लू क्यों है, आखिर रेड क्यों है? आया है किसके किसके आया है? अभी अभी नहीं, जीवन में इसके पहले आया था तुम लोग के दिमाग में, तो क्या पता किया। अब आगे लिखा है व्हाट इज कंबशन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। कह रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वाली जो एक्टिविटी करी थी उसको रिकॉल करो। किया ही नहीं था? किया था, लेकिन तब भी याद करो। बहुत सारी चीज़ें जीवन में करे नहीं होती लेकिन याद तो करते हो उसको, करते हो कि नहीं याद? हाँ देखो, कंबशन जब हमने क्लास 7th में मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया था, याद करो उस घटना को, तो हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ढेर सारी हीट निकलती है और ढेर सारी लाइट भी मिलती है। तीनों चीज़ें मिली। क्या क्या मिला था? यानी कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, जलाया उसको, तो बन गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। हीट मिली हमको और लाइट। ये हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ लिया था, एक्टिविटी कर लिया था। लिखा है वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। अब हम इसको अभी हमने जस्ट भी इसके पहले हमने कोयले के बारे में पढ़ा है, कोल के बारे में पढ़ा है, तो उसमें चारकोल के साथ हम ये कर सकते हैं एक्टिविटी। होल्ड द पीस विद द पेस ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बर्न सेट बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यानी कि कोयले का एक टुकड़ा, चारकोल का एक टुकड़ा किसी चिमटी से पकड़ो और उसको जलते हुए किसी चीज़ के पास लेके जाओ, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? लिखा है वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कोयले को जलाते हैं तो हीट भी मिलती है, लाइट भी थोड़ी सी मिलती है, ठीक? सेम उसी तरह चारकोल भी करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये ऐसे पूछा जाएगा कि अगर चारकोल बर्न्स इन बर्नर, क्या मिलेगा? क्या लिखोगे? हीट और, ठीक है, ये ऐसे बता रहे हैं छोटी छोटी, इतनी छोटी क्वेश्चन इसका बनेगा। आ गया केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और जल रहा है और हमको हीट दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको अंडरलाइन कर लो, घर से लिखाना। एक पेंसिल से दो नावें चल रही हैं, तोड़ लो उसको बीच से। हाँ, कंबस्शन समझ लीजिए। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ में तो वो हमको क्या क्या देगा? हीट देगा और लाइट देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कंबस्शन। आगे लिखा है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जो कंबस्शन जिसका हो जाए उसको क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल, है ना। जैसे लोहा है उसको थोड़ी ना करा सकते हो, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ तो क्या बनेगा? पता है तुमको? रस्ट बनेगी ना। तो बोलो, तुमको क्यों नहीं बोल रहे? तो वो नहीं होगा कंबस्टिबल। लेकिन अगर हम कड़वे तेल को जलाएं, कड़ू तेल कौन बोला था? उसने यही बोला था। किस क्लास में बच्चा बोला था? 6 या 7 में। किसी चीज़ के वो करा रहे थे सही रिएक्शन, आज 7th वालों को ले गए थे लैब। तुम लोग कब चलोगे? हाँ, कल। कंबस्टिबल जो होते हैं यानी कि जिसको हम जला करके हीट और लाइट प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं क्या? फ्यूल। क्या देते हैं? फ्यूल। ठीक, दोनों एक ही चीज़ समझ गए ना। अभी एक एक्टिविटी आएगी तब उसमें यही चीज़ लिखना होगा। लिखा है द फ्यूल में भी सॉलिड भी हो सकता है, फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे तुम्हारे घर पे सिलेंडर आता है, उसके अंदर देखो कैसा होता है? लिक्विड होता है, लेकिन जब उसको हवा में निकालोगे तो क्या हो जाता है? गैस हो जाता है, ठीक। और जब ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी, तो वही गैस, वही जो है तुम्हारा सिलेंडर जम भी जाता है। होता है कि नहीं? कभी हुआ है ऐसे किसी घर में? तुम लोग को पता ही नहीं चला होगा, मम्मी ने मेंटेन कर दिया होगा। पता चला किसी को? बहुत ठंडियों में किसी के यहाँ ऐसा हुआ था कि सिलेंडर जम गया हो? मम्मी बताती नहीं, बताई होंगी।
किचन में जाते हो? तो कुर्सी बैठे बैठे कहते हो बना। Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. या तो बहुत तेज आग निकलेगी या फिर थोड़ी सी चमक होगी। ग्लो और फ्लेम में अंतर जानते हो? फ्लेम में प्रॉपर आग निकलेगी और ग्लो में थोड़ा चमका रुक गया है ना। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो रिएक्शन बताई गई हैं ऊपर उनमें मैग्नीशियम और चारकोल हमारे क्या मिले? कंबस्टिबल। तो एक प्रकार से इनको हम फ्यूल बोल दें। बताओ, फ्यूल बोलने की एक शर्त भी है क्या? देखो कंबस्टिबल कुछ भी होगा उसको हम फ्यूल तब बोलेंगे जैसे फ्यूल हमारे लिए क्या है, थोड़ा हम बर्न करें हमको उससे हीट ज़्यादा मिले, है ना। तो लाइट चाहिए अगर तो हमको लाइट ज़्यादा मिले तब तो हम उसको फ्यूल बोलेंगे। जैसे पेट्रोल को जलाएं तो हम फ्यूल है, हमारे लिए ईंधन है। लेकिन प्लास्टिक को जला करके हम फ्यूल को क्या फ्यूल कर सकते हैं? प्लास्टिक को जला करके हम हीट और लाइट प्राप्त कर सकते हैं भले, लेकिन क्या हम उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करेंगे? नहीं, क्योंकि उसके और भी कई सारे रीजन हैं कि वो पोल्यूशन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जितना जलाएंगे उतनी हमको हीट नहीं मिलेगी, मिलेगी हीट कम मिलेगी, जलाना हमको ज़्यादा पड़ेगा। कुछ चीज़ों को थोड़ा जलाओगे ज़्यादा हीट मिल जाएगी तो वो हमारे लिए फ्यूल होंगे। तो कंबस्टिबल को फ्यूल बोल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं उसकी। ठीक, देखो बूझो को एक बात अब ध्यान आई है कि हमने पढ़ा था कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, याद है तुम लोग को? तो पहले कह रही हाँ, इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। वी लर्नड दैट इन क्लास 7। सब क्लास 7 पढ़ गया, क्लास 7th नहीं हो गई, PhD हो गई। एक्टिविटी 6.1, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनको देखना है कि ये कंबस्टिबल हैं या नॉन कंबस्टिबल हैं। कौन सी चीज़ें बताओ? देखो लकड़ी लिखी है, बताओ होगी? लकड़ी को जलाने पे हीट मिलती है, इसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हो। टिक करो उसको कंबस्टिबल पे, नॉन वाले पे क्रॉस, नॉन वाले पे कुछ मत करो, डैश बना लो। पेपर, पेपर को जलाओ, देखो कितनी हीट मिलेगी। तो कंबस्टिबल। आयरन नेल्स यानी कि लोहे का बुरादा जला के हीट प्राप्त कर सकते हो, नॉन वाले पे टिक करो। केरोसिन ऑयल, केरोसिन क्या होता है? जो कड़वा तेल बता रहे हैं, कल ही बताया था हमने, मिट्टी का तेल। कड़वे तेल को क्या बोलते हैं? मस्टर्ड ऑयल। स्टोन पीस, पत्थर के टुकड़े को जला करके मिल सकता है, नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है? वो पीने वाली स्ट्रॉ नहीं, खरपतवार। खरपतवार जानते हो? उससे मिलेगा, लिखो हाँ। चारकोल भी पढ़ के आए हो, जस्ट होगा। हमारी तरफ क्या देख रहे हो? टिक करो फटाक से। मैच स्टिक्स क्या होता है? माचिस नहीं, माचिस की तीलियां, माचिस को जला दोगे। ग्लास, शीशा नहीं जलता ना। क्या इसके अलावा कुछ और कंबस्टिबल चीज़ों के नाम बता सकते हो? और पॉलीथीन और कार्डबोर्ड, हाँ, और प्लास्टिक और जय माता। जब कुछ ना समझ आए क्यों नहीं ध्यान देते हो? कंबस्टिबल चीज़ों के नाम बताओ, जो जलने पे हीट जिनसे मिले उन चीज़ों के नाम बताओ। अभी मेन तो बता ही नहीं रहे हो। वुड तो लिखा है, सबसे ऊपर ही लिखा है, 2 बार लिखोगे। पेट्रोल डीजल तो बताओ, लिखो उसको। उसमें इसमें कहाँ जगह है? कॉपी में घर पे लिख लेना। उन्होंने लिखा है इसमें, कुछ अपनी तरफ से बढ़ा लेना, घर पे और बढ़ा देना, पेट्रोल डीजल जो भी। ठीक, अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है 6.2, इसको ज़रा पढ़ो, समझो ध्यान से। छोटे बच्चों वाली एक्टिविटी है, तुम लोग तो बड़े भी हो गए हो, पढ़ो। देखो 3 कैंडल लिया इन्होंने, ABC है ना, ABC ही तो है। ए वाले में कैंडल रखा है, ठीक, और उसके ऊपर जो उन्होंने एक चिमनी रखी है वो शीशे का है,
और उसके नीचे वुडन ब्लॉक्स लगा दिए, यानी कि नीचे से हवा आती रहे, ठीक, तो उसमें कैंडल आराम से जलती रहेगी। दूसरे वालों में उन्होंने ऊपर का ढक्कन खोल दिया है, खुला है ढक्कन ऊपर का, लेकिन नीचे से हवा नहीं आ रही, तो उसमें थोड़ी देर के बाद कैंडल अपने आप बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। जानते हो क्यों? कि कैंडल ऊपर जल रही है, हीट यहाँ पे जो हवा है वो क्या, और हीट हो गर्म हो गई, वो सब ऊपर उठ जाएगी, बाकी की हवा अंदर आ नहीं पाएगी उतनी तेज़ी से, ठीक, जलेगी, थोड़ी देर से जलेगी, बुझ जाएगी थोड़ी देर बाद। अगर नीचे से उसको हवा मिलती रहती, ऊपर हवा निकलती रहती, नीचे से आती रहती। तीसरे वाले में उन्होंने ऊपर का ढक्कन ही बंद कर दिया, तो एयर है ही नहीं कहीं पे, एयर पूरी की पूरी क्या हो गई, गायब हो गई। तो अब क्या होगा, वो तो बंद हो ही जानी है, तो तुम लोग छोटे क्लास में पढ़ के आए होंगे। अगला है, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट्स, इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबस्शन? बताओ, ये पहले भी पढ़ चुके होंगे कभी ना कभी। तुम लोगों ने सुना है कि सूर्य अपनी खुद की हीट बनाता है, तो क्या उसके अंदर कोई कंबस्शन हो रहा है? पढ़ोगे, लिखा है, हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी दिमाग में रखो इस क्वेश्चन को, और बाकी बताया जाएगा क्यों सूर्य से हीट मिल रही लगातार और कितने सालों तक मिलती रहेगी, कब ये हीट खत्म होगी। अभी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि सनलाइट क्या है, अनंत है ना, क्या है बताओ, एक वर्ड भी तो था इसके लिए, सनलाइट और एयर क्या था, तेज बोलो, इनएग्जॉस्टिबल ना, यानी कि कभी खत्म नहीं होंगी। एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। एक जलती हुई लकड़ी को एक तवे पर रखना है, कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप। बहुत आसान बता दिया है, एक लकड़ी जलाओ, लकड़ी में आग लगा दो कुछ डाल करके, कोई फिर ऐसे जला सकते हो, जला दो, उसको एक तवा पे रखना है, ऊपर से ग्लास, एक शीशे का कोई बर्तन, उसको बंद कर दो, ढक दो, थोड़ी देर के बाद वो जलना बंद हो जाएगा। बता सकते हो क्यों? कि हमारे पास एक तवा है, ठीक है, इससे हमने लकड़ी का टुकड़ा रखा है, ये जल रहा है, ठीक है, अब हमने एक ग्लास का जार ऐसे इसके ऊपर कवर कर दिया, पूरा कवर है, थोड़ी देर के बाद ये जलना बंद हो जाएगा, हाँ या ना? तो क्यों, जल्दी बताओ। एयर क्यों चाहिए, इसके अंदर एयर क्यों चाहिए? और जो पहले से एयर है वो कहाँ गई, वो ऑक्सीजन यूज हो गई बर्निंग में, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अब और ऑक्सीजन बची नहीं, एयर अभी भी है उसके अंदर, एयर नहीं खत्म हुई है, एयर के अंदर कौन सी गैस खत्म हो गई, ऑक्सीजन। बैठो, तुम लोगों ने सुना होगा अगर कोई व्यक्ति की गलती से आग लग जाए, उसकी बॉडी में आग लग जाए जिंदा व्यक्ति में, तो उसको बुझाने के लिए क्या करना चाहिए? उस आदमी के ऊपर भारी कंबल डालोगे तो क्या होगा, कंबल थोड़ा बहुत तो जलेगा ही, लेकिन जब उसके ऊपर कंबल हो गया तो अब एयर पूरी उसी में कैद हो गई, जो उसके चारों तरफ हवा थी उस कंबल के अंदर कैद हो गई, वो आदमी उसी के अंदर कैद हो गया, ठीक। अब उस कंबल के अंदर जितनी एयर है, उस एयर में जितनी ऑक्सीजन है जलने में इस्तेमाल हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन हो जाएगी खत्म, ठीक, एयर हो जाएगी, वो आग हो जाएगी बंद, आग जलना बंद। जैसे तुमको लगे कि आग बंद हो गई, तुरंत कंबल भी हटा लो, क्यों? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, और उस आदमी को भी क्या चाहिए लगातार, समझ गए कि नहीं? और एक चीज़ बताया गया है कि कभी कभी लकड़ी को जलाने के लिए, जब तुम लोग देखते हो बहुत सारा, मान लो तुमको कोई लकड़ी जलानी या फिर कुछ भी करना है, तो सीधे तीली जला करके उसके पास ले जाते हो, आग नहीं लगती है ना, क्या करते हो, उसमें केरोसिन डालते हो या फिर कोई फ्यूल अलग से डालते हो, है ना? क्यों? क्योंकि है लकड़ी भी एक प्रकार का फ्यूल, लेकिन उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। तो कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, तो हम उसको ऐड कर देते, तो वो आग पकड़ लेता है, वो जब देर तक जलता है तो उससे लकड़ी जलने लगती है। अब जंगल में कभी कभी तुम लोगों ने सुना होगा, घने जंगल में आग लग जाती है, पता है कैसे लग जाती है? केवल बैम्बू ही नहीं, सब पेड़ जितने भी लगे होते हैं उन सबकी ब्रांचेस एक दूसरे में टकरा रही हैं ऐसे, तो जब गर्मी होती, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, सब कुछ गर्म, वहाँ के पत्ते, घास, पेड़ पौधे सब बहुत ज़्यादा हीट की वजह से भयानक गर्मी वहाँ पे, ठीक। अब इसी में थोड़ी सी अगर हवा चल जाए तो ये जो ब्रांचेस एक दूसरे में ऐसे टकराई हुई हैं वो आपस में रगड़ेंगी, और रगड़ने की वजह से क्या होता है,
हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम कुछ रब करते हैं तो क्या होता है, ये अपने हाथ ही रगड़ो, देखो गर्मी मिलती है। जब हम कोई दो चीज़ें रगड़ते हैं तो हम रगड़ना शुरू कर दिए, जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो क्या मिलता है, हीट प्रोड्यूस होती है। दो ब्रांचेस आपस में रगड़ रही, हीट प्रोड्यूस होगी। थोड़ी सी हीट मिली, हल्की सी आग लगी, वो नीचे गिरी, नीचे सूखी घास है, पकड़ ली उसमें तुरंत, क्योंकि घास एकदम महीन होती है, हल्की सी, उसमें आग तुरंत पकड़ लेती। थोड़ा जलने लगा और हवा चली रही, वो आग दूसरी तरफ भागने लगती और उससे आग पूरे जंगल में। इसमें एक चीज़ इन्होंने बताया, माचिस होती है, जो माचिस की डिब्बी, उसके अंदर माचिस की तीलियाँ रखी होती हैं, देखो आग नहीं लगती, लगती है। तुम चाहे इतना हिलाओ माचिस को, लगेगी आग, क्यों, आपस में तो रगड़ रही, क्यों नहीं जल रहा। वो उसके जो दो तीलियों के जो मसाले हैं वो आपस में उतना रब नहीं हो पाते हैं। जो माचिस के बाहर जो खांचे बने होते हैं उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उसमें रगड़ते तो फिर आसानी जल जाती, समझ रहे हो। कुछ लोग माचिस की तीली को बांस में रगड़ के भी जला देते हैं, पता है, बैम्बू में, देखा होगा तुम लोगों ने। पहले उसको बनाते हैं, जैसे फिर रगड़ते हैं, जल जाता है आराम से। माचिस उनको नहीं चाहिए, तीली मिल जाए बस। बांस को बांस से भी रगड़ करके बना देते हैं आग, देखे हो कि नहीं। टॉपिक है, इसमें देखो लिखा है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है देखो, इसके बारे में दिया है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इस बात को ध्यान से समझ लो एक बार में, क्योंकि अभी यही वर्ड बार बार आएगा, ठीक। फिर से बता रहे हैं वर्ड, जैसे हम किसी भी चीज़ को, एग्जाम्पल के तौर पे हम इस चौक को एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, जब इसके अभी इस चौक को कुछ ऐसा करें कि इसका टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक, थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर और थोड़ा बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये बर्न होना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये जलना शुरू हो जाए सबसे कम, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक। वो अलग अलग सब्सटेंस का या अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। यानी इसको जलाने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। यहीं पे एक पेपर ले आओ, देखो उसको कम देना होगा, है ना, कम टेम्परेचर पे जल जाता है। लकड़ी ले आओ, उसको और कम देना होगा, पेपर से ज़्यादा देना होगा, इससे और कम देना होगा, ऐसे अलग अलग, समझ गए ना। जैसे मेटल होगा, कोई मान लो आयरन है, जलेगा तो वो भी, लेकिन उसको हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। समझ गए कि नहीं, इग्निशन टेम्परेचर, जिसको ना समझ आया बताए। सब क्या आगे लिखा है, कैन यू टेल नाउ वाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। मैच स्टिक जो होती है, माचिस की जो तीलियाँ होती हैं, उनको ऐसे ही तुम कमरे में ला करके रख दो, नहीं जलेगी, है ना। लेकिन हमने उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, हमने सिर्फ उसका क्या किया है, माचिस में साइड में रब किया उसको और वो जल गया। अब क्या बताओ, इग्निशन टेम्परेचर वाला जो भी पढ़ के आया वो तो सब गलत हो गया। नॉर्मल टेम्परेचर पे तीली रखी हुई है कमरे में, आग नहीं लगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे माचिस रखी हुई है, उसमें भी आग नहीं लगी। हमने दोनों को पकड़ के एक दूसरे में रब कर दिया, आग लग गई। इग्निशन टेम्परेचर कहाँ से आ गई, जब हमने उसको रब किया था, तीली को माचिस में रब किया तो क्या हुआ, उसके वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गए, उसमें आग लग गई। समझ गए कि नहीं। लिखा है द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, इसके बारे में देखो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले क्या हुआ था, स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैथ्स इन एंशिएंट इजिप्ट। हजारों साल पहले पाइन वुड के छोटे छोटे टुकड़ों को सल्फर में डुबो करके उनकी तीलियाँ, माचिस की तीलियाँ बनाई जाती थी एंशिएंट इजिप्ट में। जानते हो एंशिएंट इजिप्ट, जहाँ मम्मी बनाई जाती थी, वो सब, है ना। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। इस समय जो सेफ्टी मैचेस हैं, जो तुम लोग के घर में माचिस आती है, माचिस की डिब्बी, उस पर क्या लिखा रहता है, देखो सेफ्टी मैच लिखा होता है। यानी उसको अगर तुम जलाओगे ऐसे और जलते हुए आए वो, अगर वो सही माचिस की तीली है, मतलब सही से बनाई गई है, तो जहाँ पर तुमने पकड़ रखा है वहाँ तक जलते जलते वहाँ तक बुझ जाएगी, ऐसी होनी चाहिए, वो होगी सेफ्टी। लेकिन क्या जो तुम लोग के घर में आती है वो ऐसा होता है, वो तुम जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी तुम डर रहा होता है कि नहीं होता, तो वो सेफ्टी नहीं होती। अब वो भी कहते हैं 1 रुपये में क्या जान लोगे बच्चे की, माचिस 1 रुपये की डब्बी देते हैं ना, 5 रुपये में 6, वो पूरा पैक वाला मिलता है कि नहीं। लेकिन अगर अच्छी डब्बियाँ लाओ जाके, कहीं 10 रुपये की जो मिलती हो, 15 रुपये की मिलती हो, वो ऐसी होगी, वो यहाँ पकड़ने वाला उसमें अलग ही बना होगा,
समझ गए? अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, इसमें कुछ कठिन कठिन नाम आएंगे, उनको अंडरलाइन कर लेना है। और जो हमने तुम्हारी साइंस की कॉपी के पीछे कुछ केमिकल्स के नेम और फॉर्मूले लिखने के लिए कहा था, उसमें संजो करके लिख लेना है। लिखा है ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, लिखा है मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match made of suitable wood. suitable wood उसमें उन्होंने लकड़ी नहीं बताई कि किसकी इस्तेमाल करना, जो जल्दी से आग पकड़ ले उसको इस्तेमाल करना है। ठीक, अलग अलग लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी, जो नाम इन्होंने बताए हैं उनका मिक्सचर यूज किया जाता था। इतने कठिन क्वेश्चन पूछे वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन तुम हमें तो जानते ही हो। When struck against a rough surface, व्हाइट फास्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। देखो मेरी बात समझो, इसमें 3 चीजें बताई इन्होंने। लिखा है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, अंडरलाइन किया है। दूसरा बताया पोटेशियम क्लोरेट, तीसरा बताया है व्हाइट फास्फोरस। समझ गए? 3 अलग अलग चीजों का मिक्सचर बनाया और उसमें उन्होंने डाला कुछ ग्लू, चिपकने वाला ग्लू जानते हो, गम। फिर उसमें कुछ स्टार्च मिलाया, ठीक, स्टार्च मिला दिया। अब जब उन्होंने इसको कहीं पे रब किया है, स्ट्रक किया, देखो क्या लिखा है, किसी भी रफ सरफेस पे, तब फिर व्हाइट फास्फोरस इग्नाइट हो गया। यानी कि व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर हम ऐसा कहेंगे इन सब में क्या था, कम था। नहीं समझे? अभी हमने कहा था इग्निशन टेम्परेचर को ध्यान समझो। हमने 3 अलग अलग सब्सटेंस बताए, उन तीनों के नाम भी लिख दें जरा पहले। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, दूसरा बताओ। पोटेशियम क्लोरेट, तीसरा इन तीनों का मिक्सचर बनाया। इसमें हमने कुछ ग्लू डाला, ठीक, एक कटोरी में ऐसा इमेजिन करो, इन तीनों को डाला, इनका मिक्सचर बनाया, उसमें कुछ ग्लू डाला और कुछ स्टार्च डाला, कायदे से मिक्स किया। अब एक पतली सी डंडी लेके हमने इसमें डुबा करके निकाल दिया बाहर, तीली बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? ऐसे तो बनती है। अब इसको हमने सुखा लिया, जब सूख गया तब हमने इसको किसी रफ सरफेस पे इसको रब किया, ऐसे रगड़ा, ठीक। तो कहा इन्होंने व्हाइट फास्फोरस इग्नाइट हो जाता है, यानी कि सबसे पहले रगड़ने से कौन जला? सबसे पहले व्हाइट, ना स्टार्च जला, ना ग्लू जला, ना ये दोनों जले, सबसे पहले कौन जला? व्हाइट फास्फोरस। यानी कि व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? सबसे कम होगा, तभी तो जल्दी आग पकड़ लिया, उसकी वजह से बाकी जले। अब देखो बाकी का इस्तेमाल क्यों किया था वो भी तो देखो। This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. अच्छा, एक बात को यहाँ पे ध्यान देना जरा, इसका तो हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये क्या था, इग्निशन टेम्परेचर इसका कम था, ठीक। लेकिन हमने इन दोनों का इस्तेमाल क्यों किया? इन दोनों का क्यों इस्तेमाल किया? इसको, इससे तो जल गया, इन दोनों का इस्तेमाल क्यों किया? थोड़ी देर तक जले, ये तो तुरंत इसको मिल गया, इग्निशन मिल गया। इतनी देर, जितनी देर ये इग्निशन देगा, वो जो मैच हमने जो तीली डाली है, लकड़ी जो डाली है, उस पर असर नहीं करेगा, मतलब कि वो नहीं जल पाएगी। उसको चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर, तो वो लगातार देने के लिए हमको इन दोनों को चाहिए। ये इन दोनों को टेम्परेचर दे देंगे और ये दोनों किसको देंगे? लकड़ी को, उस तीली को। समझ गए? लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ ये बनता है, वहाँ पे व्हाइट फास्फोरस लोगों के लिए क्या होता है? नुकसानदायक, जो वहाँ पे काम करते हैं। तो अब इस समय these days the head of the safety match contains only antimony trisulfide, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट, दूसरा वाला है ना। The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus which is much less dangerous. यानी कि उन्होंने क्या किया, इसमें से दूसरे कलर की चौक, इसमें से इसको हटा दिया, इस समय जो चल रहा है इसको हटा दिया, ठीक। लेकिन अब इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा, यानी कि ज़्यादा देर तक रखना होगा, तो इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो रबिंग सरफेस था, ऐसे जो तीली के, जो माचिस के ऐसे यहाँ पे बना होता है रगड़ने वाला, रगड़ते हो, इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बढ़ा दी, इसको बढ़िया बनाया। क्या बनाया? देखो उसमें उन्होंने लिखा है
इसमें उन्होंने पाउडर्ड ग्लास डाल दिया, शीशे को पाउडर बना दिया, उसको इसमें डाला, जो रगड़ते हो जिसमें उसमें, और लिटिल रेड फास्फोरस, कुछ लाल फास्फोरस डाल दिया, जो बिल्कुल भी कम खतरनाक होता है। लेस डेंजरस लिखा, इसका मतलब थोड़ा सा डेंजरस होगा, समझ रहे हो कि नहीं। When a match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. जब हम इसको रगड़ते हैं, इसको तीली को इसमें रगड़ते हैं, ठीक, तो उस तीली में पहले से ये है, ये दोनों है कि नहीं है। हमारी बात को ध्यान समझो, तीली के बारे में आप पूरी जानकारी मिल जाएगी, घर जाके आप तीली चलाओगे। तीली में पहले से ये दोनों लगे हुए हैं, ठीक, हमको लेकिन इग्निशन टेम्परेचर के लिए चाहिए व्हाइट फास्फोरस, जो कि हटा दिया गया है, किसके लिए, जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए, ठीक। तो हमने इसमें लगा दिया पहले से रेड फास्फोरस, तो जब हम इसमें इसको रगड़ेंगे, तीली को रगड़ेंगे, ये दोनों तो उसमें लगे हुए हैं, इसमें रेड फास्फोरस लगा हुआ है, तो रेड फास्फोरस को थोड़ा सा भी इग्निशन टेम्परेचर मिलता है, रब किया जाता है, तो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए व्हाइट फास्फोरस बन गया, थोड़ी सी चिंगारी दे दी, और फिर तो ये दोनों बैठे हैं तैयार कि हमको चिंगारी मिले, हम आग बना देंगे। जब एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ पढ़ लो तो उसको हजम करने के लिए थोड़ा टाइम दिया करो। तीली के बारे में पूरा जान लिया, तीली कैसे जलती है। अब अगर कोई देखोगे कोई जला रहा हो तीली, तो उसको समझा सकते हो कि नहीं, लेकिन समझाना मत। कोई तुम्हारे घर के आसपास जो पूरे बूढ़े चाचा होंगे, दादा होंगे, बैठे बीड़ी पी रहे हैं और तुम उनको समझाने लगे, तो वो तुमको ऐसा समझा देंगे कि तुम अगले दिन से बीड़ी पीना शुरू कर दोगे। उनको नहीं बताना, तुम्हें पता हो गया, ठीक है, कॉपी में लिखना, एग्जाम में आ जाते लिखना, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन दे दें कि डिफाइन मैच स्टिक, तो डिफाइन कर पाओगे, खाली डेफिनेशन लिख के नहीं आना है, पूरा बता सकते हो ना कि कैसे कैसे जलती है, पहले क्या था, समझ गए कि नहीं। अब आगे देख लो, थोड़ा सा लिखा है, वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। चाहे जितना कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन ऑयल है, ये सब कंबस्टिबल है, हमने कल पढ़ा था, लेकिन ये तब तक आग इसमें नहीं लगेगी जब तक इसको इसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा। कार या बाइक में तुम लोग जहाँ भी चाबी लगाते हो वहाँ पे क्या यही लिखा रहता है, इग्निशन, देखो कभी ध्यान से, इग्निशन लिखा हुआ, इग्निशन बॉक्स या इग्निशन बोलते हैं। कितने लोगों ने ध्यान दिया था, पहले पता था इग्निशन मतलब क्या होता है, आप जान गए होंगे, समझाना नहीं लेकिन किसी को। आगे, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग अनबर्निंग स्टोव। देखा जरूर होगा, फ्राइंग पैन में मम्मी कुछ बनाती हैं तो उस पैन, उसमें ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल, उसमें आग लग जाती है, देखे हो कि नहीं कभी, तुमने नहीं देखा। कुछ खाने तो ऐसे बनते ही हैं, जब तक उसमें पैन में आग नहीं लगेगी बनेगा ही नहीं, होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों ने नहीं देखा, तुमने तो देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, उसी पे आता है कुकिंग वाली चीज़ें। रियल में कितने लोगों ने देखा, अपने घर में कितने लोगों ने देखा है, हमारी मम्मी क्या बना रही थी, अमर तुम्हारे घर में क्या बन रहा था तो देखा, हाँ क्या है, अरे बताओ, मसाले की तहड़ी, हाँ मसालों में लग जाती, सही कह रहा है। कभी मम्मी तुम्हारी मसाला उसमें डालती हैं तो उसमें नहीं लग जाती, वही तो बता रहा हूँ। अब जो पेज नंबर 67 पे राइट साइड वाला पैरा लिखा है, देखो ऊपर, इसमें यही लिखा जो अभी हमने बताया इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, कि लकड़ी को ज़्यादा हमको इग्निशन टेम्परेचर देना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा तब जलेगा वो लकड़ी, तभी तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। सेम वहीं पे हमारे पास केरोसिन ऑयल रखा है, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दो, देखो लग जाएगी आग उसमें। कंबस्टिबल होने के साथ साथ उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है वो भी मायने रखता है उसमें आग लगाने के लिए, समझ गए कि नहीं। अब आते हैं बहुत ही मज़ेदार, इसको आज तुम लोग घर पे करोगे, लेकिन घर पे करोगे तुम आग लगा दोगे, घर पे नहीं करोगे, कहीं नहीं करना, ठीक, सिर्फ समझ, ये है हमारे पास पेपर का कप, ठीक, इसको देख के लिया जा रहा है ना, इसमें कह रहे हैं 2 इस तरीके के लेना है, लेकिन हमारे पास 1 है, 2 नहीं लेंगे। अगर हम इसको अभी ऐसे पकड़े नीचे, इसमें आग लगा दी, जल जाएगा कि नहीं। अब हम इसमें क्या करें, आग अभी ना लगाएं, दूसरा हमारे पास इस तरीके के लिए, इसमें हम पानी भर दें तो गल जाएगा, लेकिन अच्छा पेपर होगा अगर तो थोड़ी देर बाद जलेगा, है ना, ये रफ वाला नहीं,
थोड़ा टाइट पेपर अगर लें, उसमें हमने पानी डाला है, ठीक, इतना इतना पानी हमने इसमें भर दिया। अब हम इसको नीचे से जलाना शुरू करें, आग लगाएं इसमें, तो क्या आग लगेगी? सवाल तो यही है कि क्यों नहीं लगेगी। पानी में थोड़ी ना लगा रहे हैं, तो इसमें लगा रहे हैं। पानी तो इसके अंदर है ना, उसमें ना लगे, ये जल जाए। इसको कौन बोल रहा है? तुम छुपे क्यों? बताओ किसको? पेपर को टेम्परेचर नीचे से आग दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर क्या देते? तो पेपर को टेम्परेचर मिल रहा ना, पेपर को जल जाना चाहिए, वाटर को नहीं मिल रहा, वाटर ना जले। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक, तीन होते हैं, इन तीनों को जल्दी जल्दी बता रहे हैं। कंडक्शन वो होता है जिसमें हीट खुद जाती है गर्म करने के लिए, जैसे लोहे की रॉड है, इधर गर्म करोगे तो हीट इधर ट्रांसफर होगी, इधर जाएगी, गर्म करने के लिए हीट खुद जा रही है। कन्वेक्शन में जैसे हमने एक मग में या फिर एक बर्तन में पानी ले लिया, ठीक, उसको हम गर्म करेंगे तो वो जो नीचे वाला पानी गर्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर, और ठंडा वाला पानी नीचे आएगा, फिर ऊपर वाला नीचे, ये चलता रहेगा। जिस पानी को गर्म होना है वो खुद आ रहा है, कन्वेक्शन में ये होता है। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है किसी भी मीडियम में नहीं, जैसे सूरज से तुम तक रोशनी हीट आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? बहुत ज़्यादा आ रही। बीच में कोई मीडियम है नहीं, फिर भी हीट हमको मिल रही है, रेडिएशन के माध्यम से आ रही है। तो जो हमने अभी जो पेपर का वो बनाया था, कप बनाया था, उसके अंदर हमने वाटर थोड़ा सा भरा था, तो जब हमने पेपर को गर्म किया तो उसमें बहुत तेज़ी से क्या हुआ? कंडक्शन। हीट को चाहिए कि जिधर कम ठंडा है, हीट जाती है कि जिधर कम ठंडा है हम उधर तेज़ी से जाएंगे, तेज़ी से जाएंगे, ठीक। तो पेपर कप बना हुआ है, वो हमने फेंक दिया, क्या अल्लाह हो जाए। अब अंदर इसके टेम्परेचर क्या है? बाहर के कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि वाटर है अंदर, ठीक है। बाहर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, गर्म किया इसको, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा, अंदर का भी कैसा है? कम। तो टेम्परेचर ज़्यादा से कम की ओर भागेगा बहुत तेज़ी से, ठीक। वो दोनों को बराबर लाना चाहता है टेम्परेचर, कम वाला यानी कि जो कम टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा वाले को अपनी तरफ खींचता है, ज़्यादा वाला कम वाले को अपनी तरफ। तो ज़्यादा वाला इस समय ज़्यादा हो रहा है तो वो कम की तरफ भागेगी, समझ गए कि नहीं? तो तेज़ी से पानी की तरफ वो टेम्परेचर ट्रांसफ़र होना चाहेगा, हीट जो है वो वाटर की तरफ ट्रांसफ़र होना चाहेगी तेज़ी से। तो जितना तुम उसको गर्म करते जाओगे वो सब हीट कहाँ जाएगी? वाटर में। सारी की सारी हीट कहाँ जाएगी? पानी में। लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा जब इसमें आग लग ही जाएगी, समझ गए कि नहीं? इसका इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही पहुँच गया वहाँ पे, वैसे ही वो पेपर, पानी धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, पूरी तरीके से नहीं। अगर पेपर ज़्यादा देर तक सह ले, यानी कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पानी का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, समझ गए कि नहीं? अच्छा, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, पेज नंबर 68, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, उनको थोड़ा सा अगर भी टेम्परेचर मिल जाए तो वो जलने लगते हैं, उनको बोला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? जैसे LPG, पेट्रोल, CNG, केरोसिन ऑयल, ये सब क्या हैं? इसके अलावा क्या तुम और 10, 20, 50 बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? जो चीज़ें जल्दी जल जाती हैं उनके नाम तुमको नहीं पता। अब आता है अगला टॉपिक, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आग को कैसे कंट्रोल करें, पता है किसी को? इसके बारे में कौन पहले बताना चाहेगा? मान लो पानी डाल, सही तो बता, हंसने वाली पूरा बताएगा लेकिन खड़े हो। मान लो खड़े हो, तुम्हारे घर के बाहर एक पान की गुमटी है, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है? ये इमेजिन करना है, सिर्फ ऐसा हम नहीं चाह रहे कि किसी घर के आसपास आग लग जाए। बाद में कहो कि वो तो ऐसा कह रहे थे, हो सकता है चाह रहे हो, हम ऐसा चाह नहीं रहे, ठीक? मान लो तुम्हारे घर के आसपास एक इमेजिनरी गुमटी है पान की, तुमने देखा उसमें आग लगी हुई है, बहुत तेज़ी जल रहा, क्या करोगे? पानी डालोगे अकेले? गुमटी में आग लगी, बहुत तेज़ी जल रही, अकेले बाल्टी लेके जाओ? पाइप, वहाँ तक तुम्हारे घर का पाइप नहीं पहुँच रहा, लेकिन बुझाओगे तुम ही, आसपास के लोगों को नहीं बुलाओगे, फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाओगे। वो गुमटी रुको, एक मिनट रुको, वो गुमटी तुम्हारी है? इसको लगाओ गुमटी हमारी नहीं,
क्लियर कर रहे हैं, घंटी तुम्हारी नहीं, आप क्या करोगे? अब ये पहले घंटी वाले घर जाएंगे, भैया भैया हमारी घंटी जल गई। लिखा है कि हम लोगों ने ज़रूर देखा होगा अपने घर के आसपास कहीं भी आग लगी, तो नहीं देखा? किसी ने देखा है? रियल में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। घर में पानी डाल करके झोपड़ी जल रही थी तो उसको बुझाया गया। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन इसी पे शुरू, बैठ जाओ। अब ध्यान सुनना, एक झोपड़ी चल रही थी। झोपड़ी किस चीज़ की बनी होती है? झोपड़ी जिस चीज़ की बनी होती पता सबको है, ठीक। उसमें आग लगी, बहुत तेज़ी से जल रही। इन्होंने कहा हमारे घर में टैंकर है, टैंकर जानते हो ना, आग जिससे दुलते हैं, ट्रैक्टर वाला, उसको लेके गए, उससे आग बुझाया था। पानी डाला, मतलब अल्टीमेटली ये हम कहेंगे कि पानी डाल करके बुझाया था। पानी ऐसा क्या करता है कि आग बुझ जाती है? देखो लिखा है, व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, पेज नंबर 68 पर देखो, व्हाट डज इट डू? इट पॉर्स वाटर ऑन द फायर। फिगर 6.6 पे बना है कि जब एक फायर ब्रिगेड आती है तो जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डालती है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल्स टू दैट इट्स टेम्परेचर। अभी देखो हम कुछ चीज़ें पुरानी याद करेंगे, बहुत पुरानी नहीं, अभी कल वाली वो याद कर रहे हैं कि बचपन में जो लॉलीपॉप लेके दौड़ते वो नहीं, अभी वाली। कंबस्टिबल टेम्परेचर हमने बताया था, वो टेम्परेचर होता है जिसपे क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट बर्न करना स्टार्ट कर दे। तो वो जो पानी हम उस पर डाल रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट की जो वहाँ पे बर्न हो रहा है, जिसका कंबस्शन हो रहा है, घर जल रहा है, दीवारें जल रही, दरवाजे जल रहे हैं, फर्नीचर जल रहा, उन सारे ऑब्जेक्ट का वो कंबस्टिबल टेम्परेचर नीचे करेगा, कम करेगा। कौन करेगा? ये जो वाटर फायर ब्रिगेड वाले डाल रहे हैं, ठीक है। और उसका टेम्परेचर इतना नीचे ले आएंगे, इतना नीचे ले आएंगे कि इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आ जाए। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे आग लगना शुरू हो जाए, उसके अगर नीचे आ गया तो उसकी आग अपने आप बुझ जाएगी। हमको सिर्फ इतना करना है कि उस ऑब्जेक्ट की जो जल रहा है उसका टेम्परेचर इतना नीचे कर दो कि इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आ जाए। अब हम चाहे पानी डाल के करें, चाहे मिट्टी डाल के करें, समझ गए कि नहीं? दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इससे आग फैलने से बच जाती है। जैसे एक चीज़ जल रही, ठीक है, उसी से दूसरी चीज़ में आग लग जाती है, होता है कि नहीं ऐसे? फिर दूसरी से तीसरी में, ऐसे पूरे में आग फैलती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल्स हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। समझ रहे हो इसका मतलब? जब वो पानी को फेंक रहे हैं तो पानी तुरंत गर्म भी हो रहा है, उस फायर की वजह से पानी गर्म भी हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तुरंत। और कुछ इतना तेज फेंकते हैं फव्वारा बना के कि कुछ वेपर के रूप में पहले से हो जाता है। तो वाटर वेपर एक घेरा बना देता है, जितने में आग लग रहा है इतने में एक घेरा बन जाता है, और उस घेरे के अंदर, बाहर से उस घेरे के अंदर हवा, एयर नहीं आ पाती है। इसकी वजह से क्या होता है? बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के वो आग धीरे धीरे अपने आप बुझ जाती है। समझ गए कि नहीं? और लिखा है, हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि कहीं पर भी आग लगने के लिए वो 3 चीज़ें जरूरी हैं। पहला देखो लिखा है फ्यूल, दूसरा एयर, एयर किस लिए? ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, और तीसरा हीट। 3 चीज़ें हमको चाहिए। कौन कौन सी बताओ फिर से ज़रा। हाँ देखो, पहली चीज़ हमको चाहिए फ्यूल, बर्न होने के लिए वही जलेगा। दूसरा हमको चाहिए एयर, जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। तीसरा हमको चाहिए हीट, जो उस फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर ले जा सके। ये 3 चीज़ें मिल जाएं, आग लग जाएगी, ठीक। आगे लिखा है फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स। इन तीनों में से अगर हम एक चीज़ हटा दें, हमको जरा बताओ तीन कौन कौन सी चीज़ें थी? फ्यूल चाहिए था, एयर और हीट। अच्छा, इन तीनों में से अगर हम एक भी चीज़ हटा दें तो आग क्या होगी? जाएंगे। लेकिन अब जरा एक चीज़ बताना, मान लेते हैं हमारे पास एक लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, हमने इस पर आग लगा दी, बहुत तेज़ी से जल रहा है, ठीक, बहुत तेज़ी से जल रहा है, समझ गए? हमने यहाँ से हीट हटा दिया, अभी भी आग लगी रहेगी आदि हमने, ऐसा मानो हमने हीट हटा दिया, आग जलती रहेगी कि नहीं? कैसे? नहीं जलेगी। क्यों? ये तो लगातार जले, फिर हीट बना ले, हटा दिया ना। दिमाग सब तरफ से लगाओ, कैसे हटाया और परमानेंट हटा दिया। देखो एक तरीका है, हम इसके ऊपर वाटर वेपर वो कंबल ला के डाल दें,
हमने कुंडल ऐसे इसको डाल दिया पूरा, ठीक। तो हमने क्या रोक दिया, एयर रोक दिया, ठीक। अभी भी हीट उसके अंदर बनी हुई, जैसे हमने एयर हटा दिया ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, थोड़ी देर जलेगा, पूरा सील करो। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एयर को पड़ा रहने दिया, हमने फ्यूल ही हटा दिया, हमने लकड़ी ही गायब कर दी। अब लेकिन एक बात है, लकड़ी को जहाँ डालोगे जाके वहाँ आग लग जाएगी, लेकिन इस जगह से हटा दिया, फ्यूल ही हटा दिया, तो क्या होगा, तब क्या होगा बताओ। हीट को हमने कैसे हटाया ये डिपेंड करता है। हीट को अगर हमने हटाया कि पानी वाटर वेपर पानी डाल के हटाया, जैसे इसके ऊपर हमने हीट कैसे हटाओ, इसको उठा के फ्रिज में तो रख नहीं दोगे, चल रहा है फ्रिज खोल के अंदर रख के बंद कर दिया, नहीं, हम इसको ठंडा करेंगे। कैसे ठंडा करेंगे, पानी डालेंगे इसके ऊपर। अब खुद सोचो, ये लकड़ी जल रही है, इसके ऊपर पानी डाल दो, क्या होगा। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में देखो, कुछ लगा है तुम्हारे क्लास के बाहर यहाँ पे टंगा हुआ है, इसमें रोज टकरा जाते हो, पता है कि नहीं। मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, पानी है। कहीं भी आग लग जाए क्या करोगे, पानी। लेकिन लिखा है बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर और आर ऑन फायर। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, ट्रांसफार्मर जल रहा है, बाल्टी से पानी डालने जाओगे, चले तो जाओगे, लौट के नहीं आओगे। अगर ट्रांसफार्मर कोई जल रहा हो, पानी डालने जाना, बता के घर पे जाना कि वो 100 रुपये वहाँ रखे हैं, चाबी वहाँ रखी है, हम जा रहे हैं, आग बुझा। लिखा है वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डॉज द फायर। में नहीं, परमानेंट पक्की बात है। लिखा है पानी में इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है और जो आदमी बुझाने गए उसको नुकसान पहुंचा सकती है। मैं हटा दोगे तो यहाँ से मौत निश्चित है। पानी, अच्छा एक चीज़ और, ये ज़रूरी बात है, ये तो चलो इलेक्ट्रिकल वाला आसान था। अगर मान लो कहीं पर बहुत सारा एक टैंक में मान लो पेट्रोल रखा था या फिर केरोसिन ऑयल या फिर कोई भी ऑयल रखा था और उस टैंक में आग लग गई, ठीक, तो उसको पानी से बुझा सकते हैं। बताओ सुनो, ऑयल जो है वो वाटर से क्या होता है, अभी तुम एक वाटर लो और उसमें ऑयल को मिक्स करो कायदे से, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वाटर कहाँ, ऑयल कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। तो इतना बड़ा ड्रम रखा हुआ है, आग जल रही है, उसमें ऑयल जल रहा है, तुम पानी लेके जाओ उसके ऊपर डालोगे, आग बुझेगी, कम हो जाएगी, लेकिन वो जो तुमने वाटर डाला है वो तुरंत कहाँ जाएगा, ऑयल के नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑयल है हल्का, वो ऊपर आएगा फिर जलने लगेगा। समझ गए कि नहीं। तो पानी से उसको बुझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं, बुझ तो जाएगा। लिखा है फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चीज़ें हों या फिर कोई इनफ्लामेबल मटेरियल्स हो, जैसे पेट्रोल डीजल या फिर कोई भी गैस हो, सिलेंडर में आग लग जाए, इन सबको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बेस्ट होता है। जो तुम्हारे बाहर यहाँ पे रखा हुआ है इसमें भरपूर मात्रा में CO2 गैस भरी हुई है, दबा करके कंप्रेस करके CO2 गैस रखी गई है। तो जैसे उसका तुम ढक्कन थोड़ा सा खोलते हो, भागती है बहुत तेज़ी से, और उसका हम लोग पाइप वहीं आग के ऊपर कर देते हैं, तो उस एरिया में जहाँ पे आग जल रही है उस एरिया में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए, इसलिए बुझ जाती है। समझ गए कि नहीं। हाँ, जो फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हारे क्लास के बाहर टंगा हुआ है उसके बारे में देखो क्या बता रहे हैं कि वो CO2 उसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक। अब जैसे ही उसको तुमने डाला तो वो पूरा एक घेरा बन गया उस आग के चारों तरफ CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसकी वजह से आग का और ऑक्सीजन गैस का कनेक्शन, कॉन्टैक्ट जो था वो हो गया ख़त्म। अब आग धीरे धीरे अपने आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगी, बुझ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। इस सिलेंडर को उठा करके देखो, कभी हिलाओगे तो उसके अंदर लिक्विड में होगा, गैस को दबाओगे, प्रेशर उसका बढ़ाओगे, उस दिन यहाँ बना करके दिखाएगा सिलेंडर, याद है, कैसे बनाते हैं जिसको ना याद आ रहा, इसमें ऐसे एक सिस्टम लगाया है, ठीक। इसके अंदर हमने यहाँ पे गैस डाल दी, कोई भी गैस जो इसकी बात कर रहे हैं, भरे कार्बन डाइऑक्साइड। तो भी यहाँ पे इनके जो एटम्स हैं गैस की वो दूर दूर है ना, हमने इसका प्रेशर ऊपर से बढ़ाया, दबाया, तो वो एटम्स आपस में जुड़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इस वजह से वो गैस क्या होगी, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गया कि नहीं। ऐसे ही रखते हैं सिलेंडर में,
Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर. These chemicals give off CO2. समझ रहे हो नहीं? आग जल रही है, उसके ऊपर तुम बेकिंग सोडा डाल दो, तो जैसे बेकिंग सोडा उस आग में जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस निकालेगा. समझ गए? और वो CO2 गैस जो है उस आग को घेर लेगी. आग उसको जलाने की वजह से क्या होगी? मर जाएगी. नहीं समझे? बेकिंग सोडा को जैसे देखो एक इस टेबल में आग लगी हुई है, तो आग लगी है तो कौन सी गैस निकल रही है? पहले ऑक्सीजन बोल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही. पहले से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर भरी हुई है और आसपास से ऑक्सीजन गैस खींच रही है. तुमने उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ला के डाल दिया, अब वो और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी. बेकिंग सोडा जलने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. उस कार्बन डाइऑक्साइड वो उस आग को क्या करेगी? घेर लेगी और आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इस वजह से वो आग बुझ जाएगी. समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आते हैं हमारा जो बढ़िया टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंबस्शन. A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. अगर एक केमिकल प्रोसेस हो जिसमें कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही हो और बदले में क्या दे रही हो? इसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया. तो देखो कितने टाइप का कंबस्शन होता है. लिखा ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव. एक गैस स्टोव के पास एक जलती हुई तीली या फिर लाइटर लेके जाओ, क्या होगा? जैसे ही गैस स्टोव को ऑन करोगे क्या होगा? धमाका, सिंपल सी आग लगेगी उसमें. कॉशन दिया हुआ इसमें देखो एक, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ. अपने आप गैस मत जलाएं, अपने पेरेंट्स को बुला लें. ठीक, इसमें कुछ बहुत जल्दी जल्दी देखो बताया है, वैसे जल्दी जल्दी पढ़ लो. लिखा है वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. सच कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन. गैस जो है बहुत तेज़ी से जलती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रैपिड कंबस्शन. दूसरा, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर. तो पहले बताया था उस दिन फास्फोरस रूम टेम्परेचर पे जलता है, उसको ऐसे लेके आओ यहाँ पे रखो, आग लग जाएगी, इसलिए उसको पानी में रखते हैं. समझे? पानी में या फिर केरोसिन ऑयल में या फिर इनमें रखा जाता है. जैसे बाहर निकालोगे उसको साफ करो, जैसे उसमें हवा आई रूम टेम्परेचर पे आया हो तुरंत जलना शुरू. द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. यानी कि अगर कभी ऐसा हो कि उसमें कोई अलग से कोई भी अपरेंट यानी कि कोई भी चीज़ें की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही कभी अचानक से जल जाए, बस्ट कर जाए, दग जाए, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस. अभी इनके सबके एग्जाम्पल देखो कि समझ जाओगे. लिखा है देखो येलो बॉक्स में लिखा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइन. कोल माइन जहाँ पे कोयला निकाला जाता है वहाँ पर कोल डस्ट का यानी कोयले की धूल बन जाती है ना. लगातार कोयला खोदा जा रहा मशीनों से, तो कोयला इधर ढेर हो इधर निकल रहा, और कोयले के जो छोटे छोटे कण हैं वो गैस के रूप में उड़ा करते हैं, तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया? कोल डस्ट, कोयले की धूल, है ना. Spontaneous forest fires are sometimes due to the heat of the sun or due to lightning strikes. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बिजली गिरती है जंगल के ऊपर, बिजली गिरती है ऐसे नॉर्मल ऐसी जगह पे गिरती है. जब हम लोगों ने लाइटनिंग पढ़ा था, अभी इसमें भी तुम्हारे चैप्टर में आएगा लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म. बिजली ऐसी जगह पे गिरती है जहाँ कोई कंडक्टर हो, उससे गिरने का प्रयास करती है. देखो ऊपर चार्ज बढ़ जाता है, बादलों के बीच में चार्ज बढ़ जाता है आपस में रगड़ने की वजह से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर चार्ज हो गए बादल, वो कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो उनको कोई एक कंडक्टर मिल जाए, उस पर बैठ जाए और वो ट्रैवल कर जाए इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, तो जैसे किसी घर के ऊपर लंबा सा पोल लगा हुआ मेटल का, या फिर डिश टीवी का एंटीना लगा हुआ है, या कोई टीवी टावर ऊंचा सा है, उस पर वो बिजली जल्दी गिरती है. जैसे किसी के घर के आगे छज्जा होता है, ठीक, उसमें रेलिंग लगी होती है मेटल, तो उस पर देखा होगा गिरती है. वो छज्जे पे नहीं गिरी, वो उस मेटल पे गिरी. समझ में आया? उसका इतना तेज था, वो इतना ज़्यादा था, इस वजह से छज्जे पे नुकसान हुआ. लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा बिजली बढ़ जाती है ऊपर कि वो फिर कंडक्टर नहीं देखती, वो कहाँ गिर जाती है? जहाँ भी उसको मिल जाए. तो अगर जंगल पे गिर गई तो बिजली की वजह से भी जंगल में आग लग जाती है.
लिखा है ज़्यादातर जो आगे आग लगती है जंगल में वो ह्यूमन बींग्स की वजह से लगती है, हम लोग की वजह से। कैसे जानते हो? जो लोग फायर कैंप करने जाते हैं, कैंप लगाते हैं वहाँ पे कि हम 5-6 दिन बेयर ग्रिल बनेंगे। बेयर ग्रिल जानते हो? डिस्कवरी चैनल पे आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें एक आदमी है वो कुछ भी खा जाता है, देखा जंगल में उतर के जाता है बैग टांग के। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी कुछ दिन रहेंगे नेचर की शरण में, प्रकृति की शरण में रहेंगे, अपने जो है तनाव मुक्त होकर लौटेंगे। तो वहाँ पे आग वाग जलाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ देखो, आप तुम आग लगाने वहाँ पे मतलब तो आग जला रहे हो वहाँ पे, तो तुम पत्थर से रगड़ के जलाओगे नहीं, पक्का कोई ना कोई इन्फ्लामेबल सब्सटेंस लेके जाओगे, केरोसिन ऑयल या पेट्रोल या डीजल कुछ लेके जाओगे। तो वो वहाँ पे डालते हैं। अब वहाँ पे गए हो तो मान लो एक बड़ी सी बॉटल भर के ले गए हो, तो ऐसा पक्की बात है वहाँ पर तुम इतनी ज़्यादा सावधानी तो बरतोगे नहीं। ह्यूमन बींग्स हम लोग तो जानते हो, तुम लोग अपना नेचर तो जानते ही होगे, सावधानी वहाँ बरतोगे, इधर उधर डालोगे उसको, थोड़ा यहाँ गिर गया थोड़ा वहाँ गिर गया, उसकी वजह से आग जंगल में ज़्यादा लगती है, इन असावधानियों की वजह से। समझ गए कि नहीं? आगे देखो लिखा वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। पटाखे जलाते होंगे सब लोग दीपावली में। देखो एक्सप्लोजन के बारे में थोड़ा सा देखो, लिखा है व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब क्रैकर को आग दी जाती है तब क्या होता है, एक सडन रिएक्शन होती है उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। अब तो तरह तरह के पटाखे आ गए हैं जिसमें कि कोई ऐसे होते हैं जिसमें हीट और लाइट जाता है, हीट नहीं लाइट और साउंड ज़्यादा होता है जो ऊपर जाता है ना। हीट भी होती लेकिन हम लोग इतना दूर खड़े होते कि हमें पता नहीं चलती। अब अगर तुम उसको पकड़ लो उसके साथ ऊपर जाके देखो तब पता चलेगी कि हाँ हीट भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा एक चीज़ और प्रोड्यूस होती है, लिखा है अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। 4 चीज़ें मिलती हैं हमको, हीट, लाइट, साउंड और गैस। एक चीज़ और इसमें लिखी है जरूरी बात, उसको पढ़ लो जरा। लिखा है एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, यानी कि उस पटाखे पे अगर प्रेशर लगाया जाए तब भी वो दग सकता है। समझ रहे हो? सिर्फ आग ही लगाना जरूरी नहीं। अब इसको समझो जरा, कैसे प्रेशर से कैसे पता चल रहा है। मान लो हमारे पास एक पटाखा है, ठीक, उस पर तुम आगे उसकी जो बातें निकली होती है उस पर तुम आग लगाओ, आग जलती हुई अंदर जाएगी और अंदर क्या होगा, उसके जो मसाले रखे होंगे उसके अंदर रखे होंगे वो बर्न करेंगे। बर्न करने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस होगी। और देखो मेरी बात समझो जरा, इधर देखो, ये पटाखा मान दिख रहा, मान लो ऐसे पटाखा, ठीक है, यहाँ पे हमने अगर इसको जला दिया, ठीक है, फायर यहाँ पे लगा दिया, जलता हुआ अंदर जाएगा, ठीक। इसके अंदर जो मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है वो भी जलेंगे, जलेंगे कि नहीं? जब वो जलेंगे तो कोई गैस प्रोड्यूस करेंगे, और वो अभी जब किस फॉर्म में है, वो भी सॉलिड में है, सब किस में है, और जब वो जलेंगे तो किस में हो जाएंगे, तो उनको ज़्यादा जगह चाहिए ना। जब तुम जलाओगे इसको तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, प्रेशर बढ़ने की वजह से बस्ट होता है, आग की वजह से नहीं। समझ आया? फिर समझो, ये पटाखा पूरा यहाँ से इधर से लॉक है, पूरा पैक होता है, ऐसे पैक होता है। देखो कितने सारे उसके ऊपर पेपर लपेटे होते हैं, इसीलिए पैक करते हैं। आगे इधर से भी पैक है। जब इसको जलाया, इसके अंदर का मटेरियल बर्न हुआ, जला, तो इसके अंदर पहले सॉलिड भरा हुआ था, पटाखा मसाला जो सॉलिड था। जब तुमने इसको जलाया तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया, क्यों? उसके अंदर गैसेस बन गई। जब प्रेशर बढ़ गया उसकी वजह से बस्ट किया बहुत तेज़ी से। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि धीरे धीरे गैस बदल रहा है, धीरे धीरे प्रेशर नहीं, वो बहुत तेज़ होता है, तभी तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। समझ आया? अगर हम ऐसा करें, हम इस बात को निकाल के फेंक दें, ये पूरा पटाखा है, हम इसको प्रेशर इसको बढ़ा दें, इसको ऐसे दबाएं, तब भी तो बस्ट करेगा ये। देखो लिखा है टाइप ऑफ कंबस्शन, कल हम लोगों ने देख लिया था। अब है 6.4 फ्लेम। जब तुम्हारी मम्मी खाना पका रही थी, रोटी पका रही थी, तो फिर एलपीजी सिलेंडर पे पका रही, तो उसकी जो एलपीजी की जो फ्लेम है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक। क्या लिखा है देखो, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, उसका कलर बता सकते हो उस फ्लेम का? ब्लू होता है। अब इसके बाद एक कैंडल को जलाओ, उसका फ्लेम का कलर बता सकते हो? ऑरेंज। कौन सी कैंडल जला रहे हो? बर्थडे वाली।
हैं? हल्की हल्की ऑरेंज जलती हल्की हल्की ऑरेंज जलती तो पूरी पूरी क्या जलती है, येलो से। कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारी कैंडल जलती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग का मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। क्लास 7 हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, याद है कि नहीं? याद है, ठीक। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। अगर तुम लोगों ने तब नहीं जलाया था या याद नहीं आ रहा, अब जला लो। पहले लिखा है कैंडल, कैंडल को जलाओ। क्या उसमें फ्लेम निकलती है? पेंसिल है सबके पास? तो हाँ निकलती है, टिक मारो। फॉर्म्स फ्लेम। दूसरा मैग्नीशियम जलाया था हम लोगों ने, फ्लेम नहीं निकली थी, लिख दो। पिछली क्लास तुम क्यों नहीं थी? जो लोग थे उनको क्या पता है क्या? नहीं निकली थी फ्लेम। डज नॉट फॉर्म फ्लेम, लगा दिया। तीसरा कैम्फर, जानते हो क्या होता है? कपूर जानते हो? कपूर जलाए हो? बढ़िया निकलती है। केरोसिन स्टोव, केरोसिन का स्टोव आता है, पहले उसमें से प्रेशर बनाओ फिर निकलता है, इसमें फ्लेम निकलती है। चारकोल को जलाओ तो फ्लेम निकलेगी? नहीं। लगा दिया सबने? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इसमें देखो कुछ चीज़ें जलती हुई दिखा रहे हैं तुम्हें। फिगर 6.8 में दीपावली में तुम लोग कैंडल के साथ सेल्फी खूब लेते हो, वही उन्होंने सेल्फी काट करके यहाँ लगा दी है। कलर्स ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव। कैंडल जो जल रही है वो देखो कैसे जल रही है, और जो स्टोव जल रहा है वो कैसे जल रहा है। ठीक, सबसे बड़ी बात उसमें कलर फोटो दे दिया है, तो दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है कलर, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है। फिगर 6.9 लिखा है फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर। इन तीनों के देखो सेम जल रहा है, समझ रहे हो? पहले वाले में कंपैरिजन किया है कैंडल में और एलपीजी के फ्लेम में। दूसरे वाले में जो फिगर 6.9 है उसमें तीनों एक जैसे जल रहे हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम देखते हैं। फ्लेम का जो स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया कि फ्लेम निकलती है या नहीं निकलती, फ्लेम बनती है या नहीं बनती। कहाँ फ्लेम जलती? कुछ देर के लिए जले, जैसे कभी कभी सिलेंडर में भी तो होता है, एलपीजी सिलेंडर में कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा सिलेंडर में मम्मी तुम्हारी खाना बना रही हो, उसको हिला देना ऐसे, ठीक, सिलेंडर को, बर्नर को नहीं। एक्टिविटी 6.5 लिखा है लाइट अ कैंडल कॉशन बी केयरफुल। कैंडल को जलाना है लेकिन बी केयरफुल। तो बता दो कि हम हाथ में पटाखा जला लेते हैं, तो कैंडल की बात कर रहे हो। होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame। समझ रहे हो कि नहीं? इसको लिखा 4-5 सेंटीमीटर की लंबी थिन पतली ग्लास ट्यूब लेना है। यही तो मिलेगी नहीं कहीं, ऐसी चीज़ ही बता देते कि करना बहुत। थिन ग्लास ट्यूब लेना है और उसको चिमटी से पकड़ना है और उसके एक सिरे को क्या करना है, उस फ्लेम में लगाना है। फिगर 6.10 में जैसे बताया है। ब्रिंग अ लाइटेंड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और उस ग्लास ट्यूब के दूसरे तरफ एक जलती हुई तीली को लगाओ। समझ गए? एक तरफ कैंडल जल रही है, एक तरफ कुछ नहीं, ठीक। और एक ग्लास ट्यूब को चिमटी से पकड़ के ऐसे एक हिस्से को कैंडल में जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे ले गए, दूसरी तरफ दूसरे को गुलाब का, तो माचिस से इसको इधर से गर्म करो तीली से। क्या है? डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ व्हाइल? इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। समझ रहे हो कि नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? कोई की समझ में आया कुछ? अरे नहीं आया, यही बोलो कि नहीं आया। देखो मेरी बात समझो, उन्होंने कहा है अगर हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, हम इसको इधर कैंडल जलाएंगे, ठीक है, और इसको इधर से गर्म करेंगे, तो उसमें हीट इधर से इधर पास होगी, यानी कि इधर गर्मी जितनी मिलती जाएगी इधर जाती जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या करी, चालाकी दिखाई, इधर इसको माचिस से थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं तीली से, तो इधर हीट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इधर इसको हीट खुद मिल रही, तो वहाँ की हीट कहाँ गई? वहीं पे स्टोर हो रही है। समझ रहे हो? तो उस हीट की वजह से वो जो कैंडल है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा, कि नहीं? देखो क्या लिखा, फिर से एक बार इसको पढ़ो। लिखा है ब्रिंग अ लाइट एंड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ व्हाइल?
If so, what is that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. समझने वाली बात बस यहाँ पे ये है कि जो ग्लास गर्म हुआ है उसके पास की जो मोम है वो जल्दी जल्दी पिघल रही हो। समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहा? फिर से देखो, इधर कैंडल लगाई है और यहाँ पे ग्लास ट्यूब लगा दी, ठीक। इसको इधर गर्म करोगे अगर तो नॉर्मल इधर हीट पास होती जाएगी, ये इतना गर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ इधर थोड़ी सी गर्मी दे दी, उस थोड़ी सी गर्मी के चक्कर में उसको लग रहा है इधर पूरा गर्म है तो हीट इधर नहीं जा रही, सारी की सारी हीट यहीं पे स्टोर हो रही, यानी कि वो ग्लास ट्यूब बहुत तेज बढ़ता जा रहा है, गर्मी होती जा रही। तो उसकी गर्मी की वजह से जो वहाँ पे कैंडल लगी हुई है वो जल्दी जल्दी पिघलेगी कि नहीं? यस सर। क्योंकि वो बर्न तो होगी नहीं, जो ग्लास ट्यूब तुमने पकड़ा क्या उसमें आग लग जाएगी, उसकी गर्मी की वजह से वो पिघलना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? आगे देखो लिखा है द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। यहाँ पर बस एक ही लाइन में देखो उन्होंने बता दिया, पूरी कहानी खत्म कर दी है कि जो सब्सटेंस जलाने पर वेपोराइज हो जाए, यानी कि जिसको जलाओ गर्म करो और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वही हमको क्या देंगे? फ्लेम। क्या बताया? देखो जो सब्सटेंस वेपराइज हो जाएंगे वही क्या देंगे हमको? लिखा है फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। अगर केरोसिन ऑयल को गर्म किया जाए, खौलाया जाए, एक बर्तन में रखे तो क्या होगा? एक भगोने में या फिर किसी भी टम्बलर में केरोसिन ऑयल रखो और उसको बर्नर पे चढ़ा दो, गर्म करो उसको, क्या होगा? जलने लगेगी, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, गर्म होगा भाप में वेपर हो जाएगा, ठीक। जब ज़्यादा गर्म करोगे तो उसमें आग लग जाएगी, ठीक। कब आग लगेगी? जब उसका टेम्परेचर कितने से कितने ज़्यादा हो जाए? इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर चला जाए। ये तुम्हें थोड़ी ना बताना है कि कितने टेम्परेचर पे। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल को चाहे इतना गर्म करो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए वो हमको फ्लेम नहीं देगा। In activity 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? इसमें एक चीज़ और हुई थी जिसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर गए। अब इसको ज़रा समझना है। अभी देखो, अभी कुछ लोग की होते होने के लिए ये ग्लास ट्यूब हमने लिया, ठीक। यहाँ पर कैंडल लगी हुई है, ठीक, और ये कैंडल देखो ऐसे जल रही है, ठीक। तुम्हें ग्लास ट्यूब दिख रही और ये कैंडल जल रही है। अब इस कैंडल के जलने की वजह से इस कैंडल का जो सॉलिड फॉर्म में है अभी, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो रही होगी लगातार, कि जल रही वेपर में कन्वर्ट हो रही। तो इस कैंडल का जो पार्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा वो जाके इसमें चिपक रहा होगा। समझ रहे हो नहीं? और ये ग्लास ट्यूब अपने उसमें अपनी बॉडी में उसको चिपका रही होगी, चिपक रहा होगा नहीं, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, वो वापस फिर सॉलिड हो जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा। और इसका टेम्परेचर तो लगातार बढ़ ही रहा है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी आग लग जाएगी। इस ग्लास ट्यूब में यहाँ पर भी क्या होगी? आग लग जाएगी। वो ग्लास ट्यूब में नहीं लगी, वो कहाँ लगी है? वैक्स में, मोम में। कैंडल तो ये तो वैक्स है, दोनों में डिफरेंस तो जानो। मोम में लगी आग, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अगर हम ये एक्टिविटी करें तो हमारे ग्लास ट्यूब में भी आग लग जाएगी, और एक्चुअली में वो ग्लास ट्यूब में नहीं लगी, वो किस में लगी है? समझ पाए कि नहीं? फिर से बताएंगे। जानबूझ के उन्होंने ये एक्टिविटी ढूंढ के करवाई है ताकि जो है ऐसा लगे कि ग्लास ट्यूब में भी आग लग गई, लेकिन एक्चुअली में ग्लास ट्यूब में थोड़ी ना लगी। समझ गए कि नहीं? दूसरी तरफ उन्होंने मोम इधर जो तीली लिया था, तीली से लाया था, उसके दो काम थे। पहला इधर ना है, दूसरा इधर क्या कैंडल थी क्या? नहीं, इधर तो नॉर्मल सी लकड़ी जल रही थी, तो लकड़ी में से कुछ भी वेपर होकर ऊपर इतना नहीं जा रहा था, तो इधर आग नहीं लगी, इधर लग गई थी, ये वेपर होकर के ऊपर जा रहा था, इसमें चिपका, वापस इसमें आग आया। समझ में? तो हमने वहाँ पर मेटल्स को जब मेटल्स में जब एसिड को डाला था तो हमने क्या किया था, उसको गर्म भी किया था, थोड़ा सा वार्म किया। तो जब टेस्ट ट्यूब को हम गर्म कर रहे थे, कैंडल से कर रहे थे, बर्नर नहीं था तो कैंडल से कर रहे थे, तो जब कैंडल से हमने टेस्ट ट्यूब को गर्म किया था तो कैंडल के नीचे कुछ काला काला लग गया था। वो क्या था? हाँ, टेस्ट ट्यूब के नीचे। भावनाओं को समझो, शब्दों पे जाते हो। वैक्स काला होता, वो जो ब्लैक कलर उसके नीचे लग गया, मुंह के नीचे, वो क्या था? थोड़ा दिमाग लगाओ, सब पता है। जब भी कुछ जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? अब ना बोल पाना।
कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कुछ कार्बन बोल रहे हो, कार्बन कार्बन का कलर पहले से पढ़ के आए, किस कलर का होता है? ब्लैक। तो अनबर्न्ड कार्बन, अर्ध जला कार्बन हमने बताया था, जो पूरी तरीके से जल जाए वो बेस्ट है। तो मोमबत्ती क्या बेस्ट है? अगर मोमबत्ती बेस्ट होती तो आज गाड़ी की टंकी में मोमबत्ती डाल रहे होते। मोमबत्ती बेस्ट फ्यूल नहीं है, इसीलिए उसको जब हम जलाते हैं तो अनबर्न्ड कुछ कार्बन होते हैं, अर्ध जले कार्बन, वो वेपर में कन्वर्ट होके वेपर के साथ में ऊपर जाते हैं। समझ आया? मतलब कि अगर हमने 10 ग्राम मोमबत्ती ली है तो उसका पूरा 10 ग्राम नहीं जलेगा, कुछ पार्ट ही जलता है, बाकी बिना जले हुए ऊपर उड़ जाता है। समझाया? तो जो अर्ध जला कार्बन है वो ऊपर जा रहा होता है उसके वेपर के साथ में, किसके वेपर के साथ में? कैंडल के, और वो जा करके उसमें चिपक जाता है काला कलर। वही समझ आया? जितना ज़्यादा काला उतना ही बेकार वो फ्यूल होगा। समझ आया? हाँ, अब देखो जरा फिगर 6.13 पेज नंबर 72। एक कैंडल जल रही है, उसमें लिखा है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। फिगर दिख रहा है वो? मॉडरेटली हॉट, बीच में, यानी कि कैंडल का जो सबसे, जहाँ पे आग लग रही है वहाँ पे सबसे जो उसका गर्म स्थान होगा वो कौन सा होगा? देखो बना हुआ है। जो कम गर्म होगा वो कहाँ पर है? देखो। अच्छा, इसका रीजन भी है एक, देखो सबसे ज़्यादा गर्म होने का। देखो मेरी बात समझो, बड़ी सी कैंडल बनाए, बड़ी, देखो दिख रही है, दिख रही है मुझे, पता नहीं, ठीक, तुम लोग बाद में देख लो। ये कैंडल जल रही है, ठीक, इतनी ज़्यादा वैसे जलेगी नहीं, लेकिन हम बड़ा दिखाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ वाला जो पार्ट उन्होंने बताया है, ये बोला है सबसे ज़्यादा जलेगा, ठीक, सबसे ज़्यादा गर्म होगा, वेरी हॉट। हम दूसरी लैंग्वेज में देख रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ, ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ये वाला इन्होंने बोला है लीस्ट हॉट, हॉट लिखा है यानी गर्म होगा यहाँ पर भी, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम होगा। ऐसा क्यों, कौन बताए? हाँ, जो भी गर्म हो रहा है, देखो ये यहाँ पर जल रहा है तो सिर्फ ये जलने की वजह से इतना गर्म है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर जल भी रहा है और प्लस यहाँ पर की गर्म हवा भी ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे दोगुना गर्म होगा। समझ आया? यहाँ पर सिर्फ जल रहा है, कोई नीचे से गर्मी इसको मिल रही है नहीं, यहाँ पर ये जल भी रहा है और नीचे की गर्माहट भी ऊपर जा रही है। समझ आया? तो ऊपर वाला इसलिए ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर जैसे कभी क्या कुछ हम लोग लोहे का भी कुछ भी गर्म करते हैं कैंडल में, तो एकदम जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे लगाओगे, अगर यहाँ पर मान लो हमको एक पेन गर्म करना है, ये पेन अगर हमको गर्म करना है तो अगर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो एकदम गर्म होगा, हम इसको यहाँ पर लगाएं तो जल्दी। और तो ये फिगर 6.13 अपनी कॉपी पर बनाना है। गोल्ड स्मिथ blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver। देखो जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार होता है, वो इस आग को इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है कि अगर इसमें लोहा पिघलाएगा तो लोहा हो जाएगा, सोना या चांदी लेके आएगा उसको पिघला देता है। समझ रहे हो? वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? वो आउटर मोस्ट जोन इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? अभी बताया हमने कुछ, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आते हैं, अगला टॉपिक है व्हाट इज फ्यूल। ये समझ में आया कि नहीं? लिखा, रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। यानी कि घरों में काम करने के लिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, या फिर जहाँ पर कुछ भी पकता है, बनता है, या फिर आटा चक्की, कुछ भी इंडस्ट्री जो होती हैं वहाँ पर फ्यूल के रूप में इन्हीं कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। समझ गए? दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल। गुड फ्यूल के बारे में हम 2-3 चीज़ें हम कह सकते हैं बिना पढ़े, तुम लोग भी कह सकते हो कि नहीं? पहला, अगर वो आसानी से मिल जाए तब वो सस्ता होगा। जैसे पेट्रोल पे दिन पर दिन रेट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो मिल नहीं रहा, कठिन है, दूर से मंगाना पड़ रहा है। ठीक, अगर वो आसानी से मिल रहा तो फ्यूल बढ़िया है। दूसरा, अगर वो जितना हम ले रहे हैं, जितना उसका ज़्यादातर पार्ट अगर बर्न हो जाए, उसमें बिना जला हुआ पार्ट जितना कम बचेगा वो हमारे लिए उतना अच्छा फ्यूल है। इट इज़ चीप, अगर ये जल्दी मिल जाएगा तो ये चीप होगा, सस्ता मिल जाएगा। इट बर्न ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। एयर में हम जितना चाहते हैं, जितनी तेज़ी चाहते हैं उतनी तेज़ी से इसको जला सकते हैं। अब बाइक में, कार में
डालते हो तुम जितना, उसको जितना तेज़ी से चाहते हो उतना तेज़ी से बर्न होता है, तभी तो तुम्हारी गाड़ी उतना तेज चलती है। आगे इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, होता कम है। 1 लीटर पेट्रोल डालो, देखो कितना दूर तक गाड़ी जाते हो, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। नॉर्मली चेक करने के लिए तुम इतना सा पेट्रोल या कुछ भी अपने घर में टेस्ट कर सकते हो, इतना लेकर के कटोरी में रख करके उसको जला करके देखना कितनी ज़्यादा हीट देता है, समझ रहे हो। इसीलिए वो गुड फ्यूल माना गया है, बेस्ट तो नहीं कह सकते, गुड फ्यूल माना गया है। कौन? पेट्रोल। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, फ्यूल के बारे में बता रहे हैं कि ये कोई भी ऐसी अनडिजायरेबल चीज़ें जिनको हम ना चाहते हो वो नहीं छोड़ते अपने पीछे, मतलब नहीं, जो छोड़ेगा वो हमारे लिए फ्यूल नहीं होगा, वरना आज हम कैंडल को इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। देयर इज अ probably no fuel that could be considered as an ideal fuel, अभी तक ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं बना है जो आइडियल फ्यूल हो, यानी कि वो जो इन सारी बातों पर खरा उतरे, जो जितना हम लें पूरा बर्न हो जाए और कुछ अपने पीछे ना छोड़े, हीट भरपूर मात्रा में दे, जो भी हम चाहें, समझ रहे हो नहीं। आइडियल फ्यूल अभी तक मिला नहीं कुछ भी। We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use, अगर एक particular use के लिए जितनी चीज़ें हमने बताई वो पूरा कर रहा हो तो वो हमारे लिए गुड फ्यूल है। फ्यूल्स डिफर इन their cost, some fuels are cheaper than others, कुछ होते हैं एक दूसरे सस्ते होते हैं, पेट्रोल डीजल में ही देख लो, कुछ कौन सस्ता है, किसको नहीं पता था पहले से कि डीजल सस्ता है पेट्रोल सस्ता है, बताओ तो, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है, लोग नहीं गाड़ी पे बैठती अपनी गाड़ी पे बैठती। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3, टेबल 6.3 देखो लिखा हुआ है, ये तुमको बनाना है। और एक और चीज़ बताया है 6.13 डायग्राम, दो चीज़ें करके लाना है। 6.3 में लिखा है सॉलिड फ्यूल कौन से होते हैं, कोयला है, लकड़ी है, और क्या है, और तो बताओ सॉलिड फ्यूल, बोल बता दिया, कोयला लकड़ी दो ही तो बताया हमने, तीसरा कोई सॉलिड फ्यूल पता है कि नहीं, पेपर को जला के फ्यूल बनाते हैं, चलो तुम जलाते हो। लिक्विड फ्यूल बहुत सारे हैं, बताओ। गैसियस बहुत सारे देखो, LPG CNG ये सब है ना, तो ये टेबल बना के लाना है कॉपी पर, डायग्राम कॉपी पर, ठीक है। आज का टॉपिक कल हम लोगों ने फ्यूल के बारे में पढ़ लिया था, व्हाट इज फ्यूल, क्या कहा गया था, बताओगे कोई लोग फ्यूल क्या होता है? फ्यूल हम बता रहे हैं, देखो लिखा है वो सब्सटेंस जिनको हम लोग अपने डोमेस्टिक वर्क या इंडस्ट्रियल वर्क में जला करके एज आ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हमको कोई फैक्ट्री लगानी है और उसमें हम क्या बनाएंगे, ब्रेड, ठीक, हमारे पास आटा है, सब कुछ हमारे पास, बर्तन है, लेकिन हमको क्या करना है, कुछ ऐसी एनर्जी लेके आना है कि हम उसको किसी दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकें, उसका चेंज करा सकें। तो हमें उसको बर्न करना होगा, उसको हीट देना होगा। तो ऐसे चीज़ें लाएं जो हमको कम जलाने पर वो कम हो, लेकिन अपनी क्षमता से भी ज़्यादा हमको क्या दें, मतलब उनकी जितनी उपस्थिति हो, 1 किलो हो और हमको 10 किलो गर्मी दें, उनको क्या बोलेंगे हम। अब इसकी एक प्रॉपर जो डेफिनेशन या फिर जो भी होगी अभी इस एक्सरसाइज में या फिर समरी में हमको मिल ही जाएगी, ठीक। फ्यूल की एफिशिएंसी आज देखेंगे, लिखा गया है कि अगर आपको एक कहा जाए कि पानी आपको एक फिक्स क्वांटिटी का पानी दे दिया जाए, 1 लीटर पानी आपको खौलाना है, बॉयल करना है, और आपको 3 ऑप्शन दिए जाएं, काऊ डंग यानी कि गाय के गोबर से बने हुए उपलों का इस्तेमाल करके खौलाना है, कोयले का इस्तेमाल करके, या फिर LPG का इस्तेमाल करके। आपके पापा ऐसा कहें आपसे करने के लिए, तो बताइए आप इन तीनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे। LPG, देखो उपला आपको बनाया देंगे, आपको काम भी नहीं करना, कोई और आके करेगा, लेकिन तीनों में से किसको कहोगे जल्दी जिससे गर्म होगा, बताओ। LPG वाले कितने हैं, काऊ डंग वाले कितने हैं, कोयले वाले में नहीं हो, अच्छा कोयले से क्यों नहीं, चलो यही बताओ। लिखा है देखो
डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या ये तीनों के तीनों फ्यूल सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करते हैं, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हम 1 किलो कोई चीज़ को बर्न करें, देखो अगर हमको नापना है, मान लो हम कहें कि हमारे पास 1 kg क्या है, काऊ डंग। 1 kg क्या है, कोयला। 1 kg क्या है, तो ये तीनों 1 kg जो इसमें से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर दे, ज़्यादा इन तीनों में से जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा वो हमारे लिए क्या है, बेस्ट। सिंपल सी बात, इसी को बोलेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। ये तीनों के तीनों फ्यूल हैं, लेकिन इन तीनों की एफिशिएंसी चेक करना है कि कौन कितना दमदार है ना। अगर ये 1 kg हमने लिया है तो हम इसको नापेंगे कैसे कि कितना इनकी हीट मिल रही है। 1 kg ले लिया, मान लो इसने हीट दिया 5, ये कैसे नाप रहे हैं, इसने दिया 6, इसने दिया 7, सबसे ज़्यादा किसकी हुई, kg। इसी को क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, समझ गए। और आगे एक चीज़ बढ़ दिया है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स कॉल्ड किलो जूल पर kg। क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा क्या बोल रहा है मनुष्य, लेकिन ध्यान दो, किलो जूल बोलो पर kg। इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा होगा, नहीं लिखा, किलो जूल हो गया पर kg। इधर देखो ये लिखा है, अभी कुछ लोग आज जो ध्यान नहीं दे रहे, 4-5 दिनों बाद इसी में इनकी मौत आ जाएगी। ये लिखा है किलो जूल पर kg, किलो जूल पर kg, समझे कि नहीं। बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है। अब कुछ अलग अलग फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर kg में लिखी है। अगर हम ये टेबल देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फ्यूल ज़्यादा अच्छा है। काऊ डंग केक, काऊ डंग का केक भी बनता है क्या, इस महीने किसका बर्थडे है, कब है, 29 को। कौन सा दिन पड़ रहा, मंडे। जब होगा गोबर के उपले देखे हो, उसको केक ही तो बोलोगे, केक ही तो बनाया गया है। ये हम लोग क्या ऐसे लंबे वाले बनाए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, गोल बनाते हैं, गोबर को ऐसे दीवार पे मारते हैं। एक मूवी देखे हो ना, कौन सी मूवी, उसमें कहता है यमराज पृथ्वी पे आता है, नाम बताओ उसका। उसमें क्या, वो यमराज पृथ्वी पे आएगा, यमराज आएगा कोई आएगा तो दीवार की तरफ से देख रहा होगा, गाय ने गोबर यहाँ पे किया कैसे। तो काऊ डंग केक की केजे पर केजी लिखा है, देखो 6000 से 8000 होती है। वुड की लिखी है 17000 से 22000, यानी कि अगर हम 1 किलो लकड़ी जलाएं तो हमको 17000 से 22000 के बीच में किलो जूल पर केजी मिलेगा। समझ रहे हो नहीं, 1 किलो में 17000 तक मिल सकती है। आगे लिखा कोयले की 25000, सबसे ज़्यादा देख लो कोयले में है, नहीं सबसे ज़्यादा उसमें नहीं, बायोगैस में। अरे अभी हाँ अभी और है, नीचे देखो। काऊ डंग केक में 6000, सुनो 6000, वुड में 17000 से 22000, कोयल में 25000 से 33000, पेट्रोल में 45000, केरोसिन में 45000, डीजल में भी उसी के बराबर, मीथेन में भी 50000। देखो मीथेन में ज़्यादा पहुँच गए, सीएनजी में 50, एलपीजी में 55, बायोगैस में 35, हाइड्रोजन में 1.5 लाख। समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन को जलाना शुरू किया जाए। उस दिन जब लैब गए थे तो पॉप पॉप आपकी आवाज़ आ रही थी। बस मुश्किल वहाँ पे यही है कि उसको जलाना और उसको रखना, उसको संभाल के रखना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देगी। अगर हमारे पास इतनी हाइड्रोजन गैस है तो उससे 1.5 लाख मिलेगी। यानी कि अगर हमारे पास 1 किलो गोबर रखा है और 1 किलो हाइड्रोजन गैस रखी है, 1 किलो गोबर को जलाओगे 6 से 8 हज़ार और जल गया। सोचो 1 किलो गोबर को जलाओ, सूखा हुआ गोबर जलाओगे, ऑब्वियस सी बात है। 1 किलो गोबर कितना हो गया सूखा हुआ, जानते हो? हाँ इतना। अब इतने को जलाने में कितनी हीट मिलेगी इमेजिन करो। एक आदमी उसमें डालोगे जल जाएगा, जल जाएगा कि नहीं? 1 किलो गोबर हो, गीला गोबर नहीं, सूखा हुआ। गीला तो जलेगा नहीं। सूखे हुए गोबर को
1 किलो को जलाओगे तो एक आदमी उसमें जल सकता है कि नहीं? हमारे उससे मत कहो, तुम लोग बताओ जलेगा कि नहीं? 1 किलो इतना सारा हो जाएगा? उसको जलाओ, उसके ऊपर आदमी को लिटा दो, थोड़ी देर में जल जाए, मर जाएगा पक्का। तो जब ट्राई करना तो 1 किलो गोबर से यानी कि काऊ डंग केक से आदमी मर सकता है। तो सोचो 1 किलो अगर हाइड्रोजन गैस, उसके कितने गुने हैं वो देख लो, कितने गुना है, बहुत ज़्यादा गुने, गिनो ही नहीं, बहुत ज़्यादा गुने। तो सोचो अगर 1 किलो हाइड्रोजन गैस जल जाए तो क्या होगा? गाँव जल जाएगा, है कि नहीं खतरनाक? इसीलिए उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। समझ गए कि नहीं? हाइड्रोजन भी जलती है, वाटर भी जलती है, तो इसमें प्रॉपर अमाउंट में कहाँ है? अब ऐसे थोड़ी ना कि कह दो कि नमक जो है नमकीन होता है और चीनी जो है मीठी होती है, लेकिन दोनों को डालते हैं चाट में, बढ़िया लगता है क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में डालते हैं। तुम लोग सस्ती चाट खाते हो ना? मैक्सिमम कै रुपए का पत्ता खाया? 60, मैक्सिमम 60 रुपए का। इससे ऊपर किसने खाया? चाट का पत्ता 60 रुपए से ऊपर कितने का? 90 रुपए का भी आता है। उसमें अनार के दाने भी डालते हैं, चाट देंगे 120 रुपए का, ऐसे कुछ है। उसमें वो चीनी अलग से डालते हैं ऊपर से, पहले नमक मिर्ची सब डालेंगे, ऊपर से चीनी डालेंगे, तो लंच की याद उसके ऊपर अनार के दाने डालते हैं, और उनके पास अगर एप्पल वगैरह होंगे वो भी काट के डालते हैं। समझ आया? तो इसलिए है, तो वो प्रॉपर अमाउंट में डालोगे जब तब बनेगी। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये जाना है कि इसको मिलाओगे तो ये बनेगा, कितना मिलाएंगे, किस टेम्परेचर में मिलाएंगे, ये सब थोड़ी ना जाना है। समझ आया? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू, अब देखो सबसे बहुत बढ़िया चीज़ें, ये तो हमने सब देख लिया कि किसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा ये बताओ, आज तुम लोग घर जाओगे तो गूगल करना कि हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 हाइड्रोजन, इसको बर्न ये फ्यूल है, जब इन्होंने फ्यूल एफिशिएंसी लिखा है यानी कि इसको कहीं ना कहीं तो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। तो ये पता करके आओ कि इसको फ्यूल के रूप में कहाँ इस्तेमाल करते। अच्छा कोई अंदाज़ा है दिमाग में तुम्हारे? देखो ये ऐसा है कि अगर हमारे पास थोड़ा है तो हम इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए और बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ देखो ये लड़की बुद्धिमान है, इसको फिर आज हमने पास कर दिया। जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं वहाँ पे अगर पेट्रोल या डीजल से जाएं, वो समझ रहे हो कि नहीं? कभी देखा है किसी भी उसको ऊपर जाते हुए, मिसाइल के ऊपर जाते हुए या फिर किसी रॉकेट के ऊपर जाते हुए देखा है? कितना ज़्यादा बर्न होता है, मतलब ये समझ लो कि लगातार वहाँ पे बर्न होगा ढेरों। अगर पेट्रोल या डीजल बर्न करें तो ऐसा होगा कि पूरी 2-3 पूरे मलिहाबाद के ऊपर पेट्रोल जला दें, तब फिर वो थोड़ा ऊपर उठेगा। तो हाइड्रोजन को वहाँ बर्न किया जाता है, डालते हैं, थोड़ा सा बंद करते हैं, बहुत सारी आग निकलती, क्योंकि उसको ऊपर जाना है, इतना ज़्यादा लोड भी नहीं ले जा पाएगा वो। समझे कि नहीं? बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जलाने से बहुत सारी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। लिखा है देखो, कार्बन फ्यूल, जैसे लकड़ी वकड़ी इनको सबको जलाओगे तो अनबर्न्ड कार्बन हमको मिलेंगे। और कल ही हमने बताया था, परसों भी बताया था, उसके पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो फ्यूल कम अनबर्न्ड चीज़ें रखेगा, बचाएगा, उसको क्या कहेंगे? बेस्ट फ्यूल या गुड फ्यूल। समझ गए कि नहीं? आगे लिखा है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO। जब ये कोई भी बहुत सारे फ्यूल्स हैं, इनके इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब कि पूरे तरीके से नहीं जलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है या फिर बनती है। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। ये अगर बंद कमरे में कोयले को जलाया जाए, इस कमरे को बंद कर दो, यहाँ पे कोल को जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस इतनी खतरनाक होती है कि जो इस कमरे में अकेले बचेगा, लेटा हुआ होगा, वो मौत की घाट पर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब पूजो के दिमाग में वही आया कि कभी कभी उसकी मम्मी या पापा या कोई भी रिश्तेदार उसको मना करते हैं कमरे में कुछ जला करके मत सो, या फिर कोयले की अंगीठी पहले आती थी, वो जला करके मत सो, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? नंबर 3, कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही पुरानी बात तो फिर से दोहराओ, कुछ लोग पुरानी बातें याद करके रोने ना लगना, तो जीवन में घटित हुआ हो। पुरानी बातें मतलब अभी कुछ दिन पहले की बातें। ग्लोबल वार्मिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कहा गया है कि हम कुछ भी बर्न करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है?
जब हम कोई चीज़ बर्न करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए हमारे एनवायरनमेंट में तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हो तो रही है और ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी होती है हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, छोड़ती नहीं। समझ गया कि नहीं? तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दूसरों को सुन के ना बोलो, अपना ध्यान दो। बर्निंग ऑफ कोल, ये जो येलो बॉक्स में लिखा है इसको पढ़ लेना, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखा है, घर पे जाके रीड करना है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। कोयले और डीजल को जब जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। ये जो हम बोलते हैं उसके बाद उसका जो यहाँ पे केमिकल फार्मूला लिखते हैं, तुम लोग को याद रहता है? जो कॉपी में पीछे बना रहे हो उसमें इसको नोट करना है। इन सब कोयले को और डीजल को अगर जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। क्या होती है? सफोकेटिंग, सफोकेशन होने लगता है। जानते हो सफोकेशन? जानते हो तो बस ठीक। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और पेट्रोल इंजन को जब जलाएंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे। एक बार हम लिख दें इसके यहाँ, डीजल एंड कोल सल्फर डाइऑक्साइड देंगे, ठीक। पेट्रोल को जलाओगे तो क्या मिलेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बहुत सारे ऑक्साइड इसमें होंगे, वो अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन। अब देखो इधर, देखो हमारी बात सुन लो पहले, फिर बाद में इधर ध्यान दो जरा। किसी गाड़ी में डीजल पड़ता है, किसी में पेट्रोल पड़ता है। अभी आयुष इधर नहीं देख रहे हैं, किसी गाड़ी में डीजल पड़ता है, किसी में पेट्रोल। तो जब वो गाड़ी चलेगी तो डीजल या पेट्रोल बर्न होगा। तब डीजल वाली गाड़ी से कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोल वाली से नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और ये सारे के सारे एसिड में मिल करके, और हमारी जो बारिश होती है उस पानी में मिल करके क्या बनाते हैं? एसिड। और इसी से क्या होती है? एसिडेंट। पढ़ो जरा आगे लिखा है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये मिलते हैं, डिजॉल्व होते हैं रेन वाटर में और बनाते हैं क्या? एसिड। इसी से इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड की रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। और क्या अभी भी होता है ऐसा थोड़ी ना। एसिड रेन का मतलब ये नहीं है कि एसिड गिर रहा है तो ज़मीन पूरी जल रही। हल्का एसिड होगा, उसमें डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइल्यूट। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एसिड गिर रहा है तो नुकसान तो हो रहा होगा, भले थोड़ा सा हो रहा हो। ऐसी वर्षा नहीं होगी कि एसिड गिर रहा ज़मीन जल रही, उसको ही एसिड रेन नहीं बोलेंगे। नॉर्मल जो पानी इस समय बरस रहा है ये भी हम इसको भी एसिड रेन कह सकते हैं, अगर इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो नॉर्मल के अपेक्षा। लिखा है एसिड रेन क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है, बिल्डिंग्स के लिए होता है, सॉइल के लिए होता है। अब बिल्डिंग्स के लिए कैसे होता है कौन बताएगा? लिखा है द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म लिखा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इस क्लास में अगर कोई ऐसा बैठा है जिसको सीएनजी, एलपीजी इन सब का फुल फॉर्म नहीं पता है तो हम बतख बना देंगे। बतख बने हो कभी? सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। मतलब कि सीएनजी में भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। द सब्सटेंस व्हिच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। जो एयर में जले उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन इन एयर इज एसेंशियल फॉर कंबस्शन। ऑक्सीजन जरूरी है कंबस्शन के लिए। तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। जब कुछ जलाते हैं तो हीट और लाइट हमको मिलती है। नंबर 4, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। जिस पर कोई चीज़ जल जाए उसको क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर। नंबर अगला, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। जो जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसमें जो इन्फ्लामेबल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। एग्जाम्पल पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, है ना। कम पे पकड़ लेता है, ठीक। इसमें पूछने वाली क्या बात? फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। 3 चीज़ें बताई थी जो एसेंशियल होंगी आग लगने के लिए। कौन कौन सी? हीट, लाइट, गलत। और भी बताया? हीट, फ्यूल, फ्यूल, एयर, हीट। ये सही लड़का, देखो ये भी पढ़ने में तेज हो रहा। फ्यूल, एयर और हीट, इन तीनों में से कोई एक हटा दो आग बुझ जाएगी। वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर। ये बार बार बताने की जरूरत है?
कहीं पर भी आग लगती है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पानी डालो, है ना। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल या फिर ऑयल्स, अगर तेल कहीं पर पड़ा हुआ उसमें आग लगी है या फिर इलेक्ट्रिकल है तो उसमें पानी से नहीं बुझा सकते। रीजन तुम लोग को पता ही है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबस्शन सच एज रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और एक्सप्लोजन। इसके अलावा भी होते हैं, हम लोगों ने सिर्फ 3 पढ़े हैं, ठीक है ना। देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम, 3 अलग अलग जोन होते हैं जो हम लोगों ने मोमबत्ती कैंडल बना करके देखा था, याद है? नहीं याद? तुम आए नहीं थे ना, तो वीडियो में देख लेना। देर आर, हाँ हो गया। एन आइडियल फ्यूल इज, अगर कोई एक आइडियल फ्यूल है, अगर बोल रहे हैं है नहीं आज तक आइडियल फ्यूल, वो कैसा होना चाहिए? चीप, सस्ता हो, रेडली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, रेडली कंबस्टिबल हो, आसानी से जल जाए, और ईजी टू ट्रांसपोर्ट हो, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको आसानी से ले जा सकें। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी वैल्यू भी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब हम लोगों ने फ्यूल के बारे में अभी पहले पढ़ा था चैप्टर में, तब उसमें हमने चौथा पॉइंट नहीं ऐड किया था कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ऐड किया था? नहीं, क्योंकि तब हमको पता ही नहीं था वो क्या होता है। अब पता है तो समरी में उसको ऐड कर दिया। समझ में आया? इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस और रेजिड्यूज दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। एक और चीज़, उसको जलाने के बाद कोई भी हार्मफुल चीज़ें ना रह जाए या फिर कोई ऐसी गैस वो प्रोड्यूस ना करे। समझ गए? फ्यूल्स डिफर इन देयर इफिशिएंसी एंड कॉस्ट, फ्यूल्स अलग अलग होते हैं अपनी इफिशिएंसी के आधार पे और अपने कॉस्ट के आधार पे। कोई बहुत महंगा मिलता है, कोई बहुत सस्ता मिलता है, और किसी की इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग टेबल में पढ़ के आए हैं। फ्यूल्स इफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर केजी। अभी देखो कहीं लिखा है, ये देखो लिखा है किलो जूल पर केजी। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, है ना। अगर कोई अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो हवा में इधर उधर उड़ रहे हैं, वो कौन सी बीमारी फैलाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी दिक्कतें होती हैं वो उन्हीं की वजह से होती हैं। और एक बीमारी का नाम भी बताया गया था, कौन सी? अस्थमा। सुने हो? सुने हो कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं क्या बोल रहे हो? अस्थमा दवा नहीं जानते हो? सांस लेने में दिक्कत होती, पंप होता है, ऐसे मुंह में लगाते हैं, इसको करके आप सबको पता होगा। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ के बारे में अभी आज ही पढ़ के आए हो कि ये जलने पे कौन सी गैस देते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मूला ये देखो लिखा, ठीक। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, क्या हो जाता है अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए? ग्लोबल वार्मिंग। कुछ बोले यही बोल, क्योंकि वर्ड जो है बहुत बढ़िया लगता है ना। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस द बर्निंग ऑफ कोल, प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन। अभी जस्ट पढ़ के आए हो कि जब ये SO2 NO2 ये सब जा करके एसिड उसे वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। कौन सा वाटर? जो बारिश के द्वारा आया, वर्षा के द्वारा आया। जब SO2 और NO2 उस वाली वर्षा के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? अम्ल वर्षा। चैप्टर 6 पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसकी देखते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्शन कैन टेक प्लेस। ऐसी कुछ कंडीशन बतानी है जिसमें कंबस्शन हो सके। तो आंसर इसका दिया गया है, कंडीशंस अंडर विच कंबस्शन कैन टेक प्लेस आर एज फॉलोज। कॉपी पर जो लिखोगे तुम लोग, नंबर 1 फ्यूल जो है वो क्या है? हाँ, सबसे पहले फ्यूल रिक्वायर होगी, फ्यूल की ज़रूरत होगी। दूसरा एयर, अब एयर में ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बताया था, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो? कंबस्शन लग जाए, है ना, कंबस्शन हो जाए। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 दिया, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज, क्या भरोगे इसमें? पोल्यूशन इन द एयर, पोल्यूशन ऑफ द एयर। बी नंबर, आ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज। कौन सी लिक्विड फ्यूल है जिसको घर में यूज किया जाता है? फुल फॉर्म? नंबर सी, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स
इग्निशन टेम्परेचर तक उसको गर्म करना चाहिए, गर्म करना होगा, तभी उसमें क्या होगा, उसका कंबस्शन हो पाएगा। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। अगर तेल के द्वारा कोई आग प्रोड्यूस की गई है तो उसको पानी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नंबर 3 क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। अब इसमें देखो एक्सप्लेन करने को बताया है, पूरा बता दो कि CNG कैसे है जो ऑटोमोबाइल्स में डालने पर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं हमारे शहरों में, बता पाओगे कि नहीं? CNG प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। CNG जब जलती है तो बहुत कम हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में उनको रिलीज करती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ठीक, ये सब करती हैं। और ये सब मिलके क्या करवाते हैं पता है? एसिड रेन। क्या करवाते हैं? अम्ल वर्षा। नहीं, बेस्ट फ्यूल कोई नहीं, उस दिन बताया था हमने। गुड फ्यूल बोल सकते हो। क्वेश्चन 4, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल्स। LPG और वुड को कंपेयर करना है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज में लिखा है एनर्जी यूनिट मास कितना देगा, तो प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। कौन देगा एनर्जी सबसे ज़्यादा इन दोनों में? LPG देगा, लकड़ी से कम मिलेगी। पोल्यूशन कौन करेगा? लकड़ी ज़्यादा करेगी, LPG कम करेगा। और रेजिड्यू लीव नो रेजिड्यू, यानी कि बचा हुआ जब जला देंगे बचेगा किसमें कम? LPG में बहुत कम, नो लिखा है लेकिन बचेगा इसमें भी, ठीक। लीव एज रेड, लकड़ी को जलाओ देखो कितनी राख निकलेगी है। तो अब देखो जब हम लोग कुछ जलाते हैं, जलाते हो जब देखते हो धुआं ऊपर जाता है, पहले तो धुआं तुम्हारा पोल्यूशन हो गया, उस धुएं के साथ में बहुत सारी अशुद्धियाँ और लकड़ी अधजली है जा रहे उड़ते हुए, अब वो जा करके क्या रोक लेगी? पोल्यूशन ही तो है, वो इम्प्योरिटीज हैं। 4th लिखा है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। किसका आसान होगा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, LPG का या फिर लकड़ी का? LPG कम जगह में आ जाएगी, एक सिलेंडर भर लो, देखो कितने दिन चलता है जलाओगे, है ना। और उतने दिन चलाने के लिए लकड़ी कितनी चाहिए होगी? हमारा एक सिलेंडर मान लो अगर 1 महीने तक चलता है, हमारे किचन का पूरा खाना बनाता है, कितनी जगह लेता है? इतनी सी छोटी जगह में आ गया। अगर 1 महीने तक तुमको लकड़ी पे पूरा खाना बनाना, तुम्हारा पूरा किचन में सिर्फ लकड़ी चाहिए कि नहीं ज़्यादा जगह। और ट्रांसपोर्ट करना, इतनी लकड़ी जंगल से लेके आओगे, लकड़हारा बन जाओगे। और सिलेंडर एक कोई छोटा बच्चा पीछे बिठा लो, गाड़ी के ले आओ जाके, हाँ वो पकड़े लेता है ना सपोर्ट के लिए। अगर कोई छोटा बच्चा नहीं है तो फिर रबर बैंड बांध लो, रबर बैंड बाल वाली नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को में अगर आग लग जाए पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो बुझाने जाएगा वही बुझ जाएगा, है ना। LPG इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अभी पढ़ा हमने LPG और वुड को कंपेयर किया तो पता चला हमको कि ज़्यादा अच्छा कौन था? LPG, क्योंकि उसके पास 4-5 ऐसी चीज़ें थी जो कंपेरिजन में LPG हमको ज़्यादा अच्छा दिखा। नंबर C, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेरेज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड ऑन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। यानी कि पेपर अगर ऐसे खुला हो तो वो आसानी से जल जाता है, लेकिन अगर वो किसी एल्युमिनियम पाइप में उसको लगा दिया जाए तो फिर आग नहीं पकड़ता है। रीजन क्या था? हमने जब एक एक्टिविटी करी थी याद है, एक हमने फ़ोन बनाया था, उसमें कहा था पानी डालो उसको जलाओ, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? अगर वो वाली एक्टिविटी याद है तो फिर ये वाली भी समझ जाओगे। अगर वो ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा पीछे करके देखो, जब ये वीडियो देख रहे हो तो फिर ये सुनाई देगा। जो हम लोग फ्यूचर में जी रहे हैं और जब तब पहुंच जाओगे तो पास्ट में जी रहोगे। टाइम मशीन बना दिया आपने। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। जो बर्थडे में कैंडल जलाते हो कि नहीं, उसमें जो कैंडल बनाते हो हमने कहा था उसका डायग्राम बनाओ, कहा था बनाया था, तो वो दोबारा बना लेना एक बार जब एक्सरसाइज कर रहे हो। 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। उस यूनिट का नाम बताओ, उस यूनिट को लिखो जिसमें हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं। कुछ बताया था, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। बच्चे इसको रट लिए होंगे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। एक्सप्लेन करो कि CO2 जो है फायर को कंट्रोल करने के लिए कैसे, CO2 कैसे आग को रोकता है। हमने बताया था अगर CO2 कहीं पे आग जल रही, मान लो उसके चारों तरफ एक CO2 का घेरा बना दो तो CO2 सब कहीं हो जाएगी, और वो जल रही है तो उससे भी CO2 बन रही है, यानी कि वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। और उसको आग को जलने के लिए लगातार कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो क्या होगी? अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 9,
इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली एक्सप्लेन। इतना सरल और बेकार क्वेश्चन कि सूखी हुई पत्तियों में आग जल्दी लग जाती है, भीगी हुई या फिर नमीदार देर में जलती। क्यों? उसमें वाटर पाया जाता है। पहले वो वाटर जब हम उसको गर्म करेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पहले उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हमको पहुंचने में ही टाइम लग जाएगा। जो ग्रीन लीव्स होंगी, देखो इन्होंने बोला ग्रीन लीव्स और सूखी पत्तियाँ, ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमको उसको कंबस्शन कराने के लिए उसको ज़्यादा देर तक गर्म करना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाइट। जब हमने कैंडल का डायग्राम बनाया होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, तभी हम समझ गए होंगे कि गोल्ड स्मिथ जो होता है यानी कि सुनार, वो उसके कौन से पार्ट का इस्तेमाल करेगा सिल्वर और गोल्ड को पिघलाने के लिए। तो इन्होंने बताया है गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग एंड गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट जोन। वहाँ पर कंप्लीट कंबस्शन होता है, किसका? फ्यूल का। समझ गए कि नहीं? उस एरिया में होता है, रियली उस एरिया में कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है। देखो समझो जरा, अभी ये मान लो ये कैंडल जल रही, ठीक है, ये वाला बड़ी सी कैंडल ये जल रही, ठीक, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर उस फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है एकदम। ये वाला अगर इतना जल रहा होता, यही वाला जलन सब कहीं हो रही होती, तो ये बेस्ट फ्यूल होता, लेकिन वो सिर्फ इतने में हो पा रहा, बाकी में क्या हो रहा है? आधा जल रहा आधा जा रहा। समझ गए नहीं? समझ। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. बहुत आसान है, कैलोरीफिक वैल्यू बताना है। हीट प्रोड्यूस कितना होता है किलोजूल में, और मास कितना था उसका, दोनों को डिवाइड कर दिया। देखो करके बताएं, बता ही दें। लिखा है कैलोरीफिक वैल्यू, इसका फार्मूला क्या होता है? ऐसे अजय देवगन की तरह देख रही, हीट प्रोड्यूस इन, हीट को किस में नापते हो? हाँ, आप बताओ उन्होंने हीट प्रोड्यूस कितनी बताई? 1,80,000 है ना, kg किलोजूल, और मास कितना बताया था? 45, 4.5 था, 45 बता, 4.5 kg, यहाँ वही स्मॉल ही बना। ठीक, अब इसको काट पीट के बराबर कर लो। मैथ में सीखते हो ना काट पीट के बराबर। देखो कैसे काटो, ये यहाँ पॉइंट का होगा, पहले मैथ करते थे ना, तो यहाँ भी 0 बढ़ा दो, फिर इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 40,000। सही बताओ, तुम्हारे भरोसे देश चल रहा। 40,000 क्या है? देखो जो ऊपर की यूनिट है उसको ऊपर लिख दो किलोजूल, और नीचे वाली नीचे लिख दो। यूनिट बनाना बहुत आसान होता है, बस केवल ध्यान देना होता है। मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन? डिस्कस। बताओ, रस्टिंग को कंबस्शन बोला जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी कंबस्ट हो ही नहीं रहा, कुछ इग्निशन टेम्परेचर ऐसा कुछ आया नहीं। उसमें सिंपल एक रिएक्शन हुई है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वाटर की उपस्थिति में, लोहा जैसे पहुंचा वो बना दिया उसमें फेरस का ऑक्साइड। क्लास 7 पढ़ा था हम लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन। किसने किसने पढ़ा था? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, जिसको ये मौका नहीं मिला था, उनको दोबारा ये सुनहरा अवसर हम प्रदान करने वाले हैं। इस समय क्लास 7 में यही पढ़ा रहे हैं, इस समय पढ़ा रहे हैं, 10-15 दिन के बाद वीडियो आ जाएगी उसमें, देख लेंगे। ठीक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर का नाम है, उसी में मिलेगा। अब देखो लिखा है अबीदा एंड रमेश। अबीदा और रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर। ये दो लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें पानी को एक बीकर में गर्म करना था। अबीदा kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in the shorter time? रमेश का, क्योंकि रमेश ज़्यादा बुद्धिमान है। अबीदा जो है अभी अबीदा है। अच्छा, इसमें लिखा है रमेश और आंसर में उसने ये किसी कॉपी है? सर वो पीडीएफ में था।
अपना दिमाग तो लगा सकते हैं, पीडीएफ में था, इसमें लिखा रमेश, यहाँ राकेश हो गया। राकेश का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने आउटर मोस्ट लेयर में रखा है जो ज़्यादा गर्म